जैसे इस वक्त जेवर की सुपर हाइप है बिकॉज ऑफ द एयरपोर्ट, जेवर भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। उसी तरह से दुलेरा की भी सुपर हाइप हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2013 में कि दुलेरा में हम दिल्ली से बड़ी सिटी बनाएंगे और बीजिंग से 6 गुना शानदार शांघाई बना देंगे, ये कर देंगे। उस सांघाई से 6 गुना ज्यादा बड़ा हमारा वो धोलेरा बनने वाला है। 70,000 लोगों को चूना लगाया गया और 2700 करोड़ रुपए का गबन किया गया दो भाइयों द्वारा एक कंपनी बनाकर। अब वो सेम लैंडिंग पेज बना के लोग वहाँ पे डाल रहे हैं कि वी हैव लिमिटेड प्लॉट्स, 50 प्लॉट्स एट दिस सेक्टर, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। उस पर सिर्फ 2,000 रुपये का एक फॉर्म भरना है आपको। और मैंने बोला 5 दिन के लिए फॉर्म अवेलेबल है, भर के सबमिट करो, रिजल्ट आएगा 3 महीने बाद। 3 महीने बाद ये लोग गायब। हाउ डू यू सी दिस एज अ थ्रेट टू द रियल एस्टेट एस्पिरेंट लाइक यू? मेरे को एक ही घर की फ़ोटो 3 रेट पे दिख रही थी। मैं देखूँ मेरा बजट है अगर 25,000 रुपये रेंट का, तो 25,000 मुझे ये घर में मिल रहा है। फिर मैं नीचे गया, दोबारा वही घर मुझे 27,000 में मिल रहा है। फिर देखा तो मैं क्लिक करना शुरू हुआ, तो एक ही ब्रोकर बंदा था जिसने अपनी लिस्टिंग अलग अलग नाम से कर रखी थी कि हाँ चलो मेरे पास कॉल तो आए। और जो मेरे को घर पसंद आया उसका रेंट 35,000 रुपये। सबसे हाई पॉइंट क्या रहा आपके स्ट्रगलिंग दौर का? इंडस्ट्री में किससे मिले और क्या सबसे There was a time I was doing a lot of hip hop videos. I was working with Ikka, I was working with Badshah, इनके साथ में Constant, Divine के साथ मैंने शूट किया, तो चल रहा था. The life was in flow. Second wave of COVID really disrupted it all. क्या सेफ था इन्वेस्टमेंट 90s में या अब सेफ है? Always been safe if you are wiser enough. एक दिन बताओ जिसने आपको सबसे ज्यादा सिखाया। You know, I had no money to even go and visit my dad to the hospital. कितने ऐसे डेवलपर्स हैं जो रेरा के बावजूद ऐसा गेम खेल लेते हैं? अभी भी काफ़ी है अभिषेक। फिल्मिंग करना चाहते थे, हीरो बनना चाहते थे, फिर लोगों ने कहा कि विलन जैसे दिखते हो, फिर उसके बाद आप फैशन में काफ़ी रुचि रख रहे थे, उसके बाद क्या हुआ कि आप अचानक से रियल एस्टेट में किंग ऑफ जेवर बन गए हो। हेलो, बिल्कुल सही जगह आए हैं आप। दिस इज़ द बब्बू वाला शो। बब्बू वाला के पेज पर आप आ गए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अच्छा, ये दूसरा एपिसोड है और इस दूसरे एपिसोड में मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो मेरे लगभग बचपन से हमारी पहचान है, दोस्त रहे हैं, करने कुछ और जीवन में निकले थे। आज मैं कुछ और कर रहा हूँ, वो कुछ और कर रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी। एक बीता पॉडकास्ट हम साथ में कर चुके हैं, रियल्टी का राज। बिल्कुल आपने देखा है, रियल एस्टेट के बहुत सारे टिप्स आपने वहाँ पर लिए हैं। जब हमने पॉडकास्ट शुरू किया था तो सिर्फ एक एक्सपर्ट थे। पॉडकास्ट के मिड तक पहुँचते पहुँचते हम उनको किंग ऑफ जेवर के नाम से जानने लगे और सारी जेवर की एडवाइस जो उन्होंने रील्स पर दी आपने देखा, वायरल हुई। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर एक बार उनसे बात की जाए और रियल एस्टेट का A to Z समझा जाए, साथ में थोड़ा डीप डाइव किया जाए उस इंसान को जो फिल्म मेकिंग में इंटरेस्टेड था और रियल एस्टेट में करियर बन गया। वेलकम टू द शो वीनस जैन। हाय अभिषेक, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। किस लाइन में आ गए आप? मतलब कहाँ से आपने शुरू किया था? आप फिल्मिंग करना चाहते थे, हीरो बनना चाहते थे, फिर लोगों ने कहा कि विलन जैसे दिखते हो, फिर उसके बाद आप फैशन में काफ़ी रुचि रख रहे थे, उसके बाद क्या हुआ कि आप अचानक से रियल एस्टेट में किंग ऑफ जेवर बन गए हो? क्यों बोलते हैं आपको लोग किंग ऑफ जेवर? अभिषेक, ये इट्स जस्ट द सपोर्ट रियलिटी के रास्ते जो मिला। उसके बाद जेवर को प्रिसाइजली मैंने बहुत डीप डाउन जाके समझा, वहाँ की बातें समझी, वहाँ का पूरा स्टैटिस्टिक समझा। तो वो जब आउटकम निकल के आता रहा तो मेरे को लगता है ये विद टाइम चीज़ें चलती गई और वो किंग ऑफ जेवर रियलिटी के राज के बाद वो चढ़ता ही चला गया। कैसा लगा जब पहली रील आपकी 5 मिलियन 6 मिलियन टच की? ओह, इट वाज अमेजिंग। हीरो बनने निकला था मैं, तो मेरे को लगा ये रियल एस्टेट के साथ साथ ही बन जाएंगे थोड़ा सा। तो चलो, जो पहले नहीं हो पाया वो फाइनली रियल एस्टेट से हो रहा है। कैन से दैट, बट कितने फ़ोन आए आपको जेवर की एडवाइस मांगने के लिए? लॉट ऑफ क्वेरीज ऑनेस्टली। ऐसे लोग थे जो पहले कुछ और समझते थे, फिर उसके बाद जब आए। मतलब भोपू वाला के साथ करना चाहिए पॉडकास्ट। बिल्कुल, भोपू वाला रॉक्स। भोपू वाला रॉक्स, गुड। ये चलो, फ्रॉम द स्टार्टिंग वी नो दैट भोपू वाला रॉक्स। आप सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने किया नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग बातें हम लोग करने वाले हैं। वीनस, हम शुरू से समझते हैं आप फिल्मिंग में बहुत रुचि रख रहे थे। हम दोनों साथ फिल्म स्कूल गए हैं। मैं आपको बता दूं, इससे पहले कि लोग आपको कहीं से बताएं, मैं बता देता हूं, हम दोनों साथ में फिल्म स्कूल गए हैं। उसके बाद मैं जर्नलिज्म से होते हुए रेडियो की तरफ चला गया और वीनस फिल्मिंग से होते हुए मुंबई चले गए। क्या हुआ मुंबई में? बॉम्बे अभिषेक, व्हेन आई वाज डूइंग मास कॉम, उसके बाद मॉडलिंग की राह थोड़ी खुली, मॉडलिंग करना शुरू किया। बट देन आई मेट विद कपल ऑफ एक्सीडेंट्स, तो वो छूट ही गया था। क्या हुआ था? एक्सीडेंट्स,
फ्रैक्चर्स इन द लेग, वो सब एक रहा, बेड रेस्ट पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया. उसके बाद अपनी एजेंसी सेटअप करी मैंने. बट यू से ना डेस्टिनी हैव योर, डेस्टिनी का कुछ और ही प्लान होता है आपके लिए. Destiny has its own plans. Its own plan. And one day I received a call. My dad was in hospital. He was undergoing a surgery. This is when 2021, 22 post COVID. post COVID. एंड उस टाइम ऐसा आलम था बिकॉज कोविड के बाद द एंटरटेनमेंट सेक्टर को अफेक्ट हुआ था. This is still 10 years later. हाँ We'll come to this. हाँ हाँ. But कैसे रहे वो 10 साल? अप्स एंड डाउन्स, मतलब अच्छा टाइम भी देखा, अच्छे प्रोजेक्ट्स भी किए. बट कहते हैं ना स्टेबिलिटी वाला फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में. दैट केम व्हेन आई एंटर्ड इनटू रियल एस्टेट. वो सभी लोग जो जर्नलिज्म करते हैं, फिल्मिंग करते हैं, स्टेबिलिटी एक इशू रहता ही है उनके लिए. यार मेरे को लगता है अभिषेक वो झक वाली बात है यार. क्या वाली बात है? झक, झक वाली. एक झक होती है कि हाँ जवानी में अपने आप को देखा कि हम ऐसा बनेंगे, उसकी तरफ बढ़े, फिर कुछ उतार चढ़ाव आ गए, फिर लगा कि हाँ ये भी अचीव कर लेंगे, फिर कुछ उतार चढ़ाव आ गए, फिर लाइफ में इतना सब कुछ देखने के बाद ये सोचा कि वीनस यू विल नेवर लूज, यू विल ऑलवेज लर्न. एंड देयर इज कोई एज नहीं है किसी चीज़ को हासिल करने की. अगर आपके अंदर वो सहनशीलता है कि हाँ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देन हाँ एक टाइम आएगा मेरा भी, एंड आई विल गो थ्रू दिस फेज. एंड दैट केम व्हेन आई एंटर्ड रियल एस्टेट. रियल एस्टेट में आया, मेंटल स्टेबिलिटी मिली, लोगों से इंटरेक्शन हुआ, एक अलग एंगल देखा अपने बारे में, अपने अंदर एक नई चीज़ें झांकी. तो उससे लगा मुझे कि हाँ यार दिस वाज इट. When you talk about your struggle and your struggling days, एक दिन बताओ जिसने आपको सबसे ज़्यादा सिखाया. as I mentioned, I received a call from my sister कि पापा हॉस्पिटल में. आप कहाँ थे उस वक्त? आई वॉज स्ट्रगलिंग. मैं अपनी फैमिली का साथ छोड़ चुका था काफ़ी टाइम पहले कि मैं अलग रहूँगा, मैं अपनी अलग दुनिया बनाऊँगा, एंड वन डे आई विल मेक यू बिलीव Proud. कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ. एवरीवन वाज एंटी मी कि हाँ ये छोड़ दे, अब कुछ स्टेबल कर ले. बट यस वो झक क्या यार करके रहेंगे. बट दैट कॉल कि पापा हॉस्पिटल में, जस्ट यू नो आई हैड नो मनी टू इवन गो एंड विजिट माई डैड टू द हॉस्पिटल. आई आस्क्ड माई यंगर सिस्टर क्या मेरे को थोड़ा पेटीएम कर दे, मैं कैब से आ जाता हूँ. दैट वॉज द टाइम व्हेन आई वॉज गोइंग थ्रू टू द हॉस्पिटल. वो टाइम था कि मुझे लगा कि यार नाउ आई नीड समथिंग स्टेबल इन माई लाइफ. एंड आई वॉज कॉन्स्टेंटली यू नो लुकिंग अप फॉर द जॉब पोर्टफोलियोज एंड ऑल. में देख रहा था कहाँ पे जॉब लग सकती है. एंड आई कॉल्ड अप टू एच कैपिटल एंड आई वॉज लाइक मेरे को जॉब चाहिए एंड क्या हो सकता है. एंड दे कॉल्ड मी फॉर द इंटरव्यू क्रैक किया. बिकॉज यस एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, यू नेवर लूज, यू ऑलवेज लर्न. तो जितना एक्सपर्टीज़ मैंने इकट्ठा किया हुआ था लोगों से मिल के, ठोकरे खा के, वो सब यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया. But you were always good at conversations. या दैट्स मतलब वही है ना कि अगर आपको कोई नकार दे या तो आप बिल्कुल डाउनफॉल पे चले जाते हो. मैं हमेशा से ऐसा रहा हूँ कि कोई कुछ बोल रहा है एंड कुछ है तो उसको परखूँ और उसको सोल्यूशन निकालूँ. आई ऑलवेज टू फोकस माई एनर्जी ऑन द सोल्यूशन, नॉट द प्रॉब्लम्स. तो जब रियल एस्टेट में आया तो समझ में आया कि अगर इफ़ यू हैव द नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट, इट्स ऑल सेल्स, इट्स ऑल कम्युनिकेशन. तो मैंने उसको पकड़ के मैं आगे चलना शुरू किया. और चलते वो जेवर किंग वाला टैग आपने दिया तो वो अच्छा लगता है. मैंने नहीं दिया. जिन्होंने पॉडकास्ट देखा, जिन्होंने आपकी रील्स देखी जो वायरल हुई, उसके बाद आपको वो टैग. सो दैट्स द सक्सेस. आई रियली एडमायर दैट कि हाँ वो जिस तरह से रूट पे आता गया. जेवर वाज नॉट इन माय प्लान ऑल्सो. आउट ऑफ नोवेयर रियल एस्टेट जब समझा तो देखा कि रियल एस्टेट में जो बूमिंग मार्केट है उसको टैप इन करो. उस टाइम पे देखा जेवर वाज द बूमिंग मार्केट, तो टैप इन किया. टैप इन करके बिकॉज आई हैड नो वे टू गो यार. इट वाज लाइक यही है बस अब लाइफ में. सो उस माइंडसेट से जब मैं जेवर घुसा तो फिर उसके बाद तो क्या ऐसा बदल गया कि जब आप फैशन इंस्टीट्यूट चला रहे थे या जब आप कंपनी चला रहे थे, एक इवेंट कंपनी चला रहे थे, तो क्लिक नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही आप रियल एस्टेट में आए तो वो अचानक से क्लिक होना शुरू हो गया? आई लर्नड अ लॉट अभिषेक. एक आर्टिस्ट हमेशा इमोशनल होता है. वो इमोशनल जर्नी मानते हो आप आर्टिस्ट हो? बिल्कुल. ये आर्ट है यार. स्पीकिंग, कम्युनिकेशन इज ऑल्सो एन आर्ट. तो जब इंडस्ट्री में रहे, इमोशंस चलते चले गए, लोगों से मिले, उनको अपना बना लिया, उनके साथ काम कर लिया. सबसे हाई पॉइंट क्या रहा आपके स्ट्रगलिंग दौर यार, का? इंडस्ट्री में किससे मिले और क्या सबसे देयर बढ़िया? वाज टाइम आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ हिप हॉप वीडियोस. आई वाज वर्किंग विद इक्का, आई वाज वर्किंग विद बादशाह. इनके साथ में कांस्टेंट, डिवाइन के साथ मैंने शूट किया. तो चल रहा था. द लाइफ वाज इन फ्लो. सेकेंड वेव ऑफ कोविड रियली डिस्टर्प्टेड इट ऑल.
उसके बाद चीज़ें डाउनफॉल पे आई तो संभलना मुश्किल था. एंड एज आई सेड कि फैमिली वाज ऑलवेज एंटी अगेंस्ट, मतलब इसके लिए एंटी थी फैमिली. तो देयर वाज नो बैकअप विद मी, देयर वाज नो सपोर्ट फ्रॉम द फ्रेंड्स. सब कह रहे थे हाँ और कर लो अपनी, ऐसे ही होता है, हम तो कह रहे थे संभल जाओ संभल जाओ. फिर जब संभले तो रियल एस्टेट वो वो पड़ाव है जिसने संभाला. और जितनी लर्निंग्स थी लाइफ की, जितने चीज़ें देखी, जितने लोगों ने ठुकराया, वो सब दिमाग में है आज भी. मिलते हैं वो सभी लोग. अब दोबारा आने लगे. दैट्स द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ लाइफ. आपके खिलाफ जब बातें होती हैं तब भी लोग आपके बारे में बातें करते रहते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा है. उसके बाद जब आपकी सक्सेस देखते हैं तब भी लोग आपके बारे में बात करते हैं ऐसा ऐसा है. क्या बदल गया फिर? नज़रिया लोगों का बदल गया. आज ऐसे लोग हैं जो पहले मेरे को बोलते थे यार ये बंदा तो ट्रस्टवर्दी नहीं, आज वो मुझे बोलते हैं बेस्ट इन्वेस्टमेंट बता दो. सो दैट इज़ व्हाट समथिंग विच आई रियली अप्रिशिएट एंड फील गुड फैक्टर होता है. देयर इज अ लॉन्ग वे टू कवर. देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे. इतनी चीज़ें लाइफ में आई अभिषेक. वो कभी कभी होता है ना, इंसान डिल्यूजन में रहता है कि जो हो रहा है अभी वो सच्चाई है, जो हो गया था वो सच्चाई. तो ये आज भी मेरे साथ रहता है. पता नहीं क्या हकीकत चल रही है बट ये कि हाँ अपना काम समझो और करते रहो. दैट्स द बेस्ट पार्ट. तो सच्चाई क्या है? जब आप सेल करने जाते हो तो कितनी सच्चाई बोलनी होती है और कितनी नहीं? रियल एस्टेट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. बचपन में सीखा था वो आज आपने इम्प्लीमेंट बचपन में सीखा था, मैंने भी सीखा था. नहीं लेकिन सच्चाई है. when you go for a sale, especially for real estate, everybody knows that you are good at words and you are good at building a conversation. We can see and we can hear that. But real estate is a very serious business. हो सकता है आप, and you can be frank here because this is the भोपू वाला शो, आप सच बोल सकते हो. जब आप रियल एस्टेट की पहली सेल करने गए तो क्या आपको लगा कि थोड़ा सा झूठ बोल के मैं जल्दी से सेल रेवेन्यू कर सकता हूँ? ऑनेस्टली बताओ. यार मेरी तालीम जो रियल एस्टेट की थी ना वो बड़ी अच्छी की गई थी. और उसमें स्पेशली मेंशन किया गया था कि रियल एस्टेट में किसी को इन्वेस्ट कराना ना कर्म का सबब है. आप जितना ऑनेस्टी से सामान बेचोगे ना उतना आप अट्रैक्ट करोगे ऑडियंस को. बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर गोइंग इन रियल एस्टेट. ये लगाओ वो मिल जाएगा, वो लगाओ ये मिल जाएगा, घर ले लो पोर्शे मिल जाएगी, घर ले लो फरारी मिल जाएगी. बहुत कुछ चल रहा था यार. मैंने बेसिक समझा कि हाउ द कैलकुलेशन वर्क्स. हाउ डज इट वर्क? मुझे आज एक प्रोडक्ट लेना है, उसकी आज एक्स कीमत है, वो जेड तक कैसे पहुंचेगी, दैट्स द फॉरकास्ट विच एवरीवन गिव्स. उसमें बस एक प्रैक्टिकलिटी का तड़का लगाना था मुझे और कुछ नहीं करना था. आई नेवर गिव एग्जैक्ट फिगर्स टू माई क्लाइंट्स. नेवर. व्हाई नॉट? बिकॉज हमें नहीं पता क्या कितना पहुंचेगा. आज मैं एक बोल रहा हूँ कि बूमिंग मार्केट में अप्रिसिएशन है. वी ऑलवेज गिव्स केस स्टडीज. यू ऑलवेज लर्न फ्रॉम व्हाट यू हैव सीन इन लाइफ, राइट? तो आज मैं बोल रहा हूँ आज इतना लगाओगे इतना हो जाएगा. ये मेरा अनुमान है. ये इंडस्ट्री का ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है. गलत भी हो सकता है. वो गलत भी हो सकता है बट ये चीज़ फॉर श्योर है कि जितने पे ले रहे हो उतने से नीचे तो नहीं जाएगा. वो भी गलत हो सकता है. वो नॉट पॉसिबल. क्यों? आज मैं कोई चीज़ 10,000 रुपये की ले रहा हूँ, वो 10.5 की हो जाएगी कुछ टाइम बाद, वो 9.5 की नहीं होगी. कोई बहुत बड़ा मिसहैप हो गया. यार कंडीशंस तो हमेशा है ना, बट वहाँ पे पेशेंस काम आता है. आज मैं बोल रहा हूँ 3 साल बाद 10 का 12 हो जाएगा. कुछ मिसहैप हो गया तो 5 साल बाद 10 का 12 हो जाएगा. लेकिन होगा ज़रूर. होगा ज़रूर. तो ये चीज़ देखी, ये चीज़ समझी. मतलब मैं बहुत रूट्स पे गया हूँ अभिषेक, तू समझने के लिए रियल एस्टेट को. कि अच्छा मैं खुद नोएडा में, मैंने स्कूलिंग नोएडा, कॉलेज पूरा नोएडा से किया, रहा मैं नोएडा में, हाँ साथ में किया. एंड बढ़ते हुए देखा नोएडा को. जब मैं रियल एस्टेट करने गया तो मैं खुद देख रहा हूँ नोएडा इतना सब कुछ बढ़ गया नोएडा में. यहाँ तो मैं कभी गया ही नहीं. बट वो चीज़ जब खुद से देखी, खुद समझी, उसका वैल्यू देखा कि क्यों रेट बढ़ते हैं, अच्छा क्या फैक्टर्स आते हैं इनको बढ़ाने में, जब वो समझना शुरू किया तो फिर मैं यार ये चीज़ तो बढ़िया है. तो वही चीज़ रखी हमेशा और फैक्ट्स पे बात करी लोगों से कि आप लास्ट टाइम नोएडा कब आए थे, या आपने लास्ट टाइम ये इंप्रूवमेंट कब देखी थी, जब आप लास्ट टाइम नोएडा तब क्या रेट थे. मैं खुद ही लोगों से पूछता हूँ. व्हेन आई डील विद द क्लाइंट आई आस्क द क्लाइंट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. जिससे पहले क्लाइंट मुझसे पूछे, मैं उससे पहले पूछता हूँ कि भैया आप बताओ आपके क्या एक्सपीरियंस रहा है. उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आंसर्स देता हूँ. टेल मी मोर अबाउट योर फर्स्ट सेल. हाउ डिड दैट हैपन? सेम वे आई वाज वर्किंग ऑन जेवर. बिकॉज जेवर को लेके क्यूरोसिटी फैक्टर बहुत है लोगों में. एंड जब मैं जेवर उतरा, मैं समझा, एक क्लाइंट मुझे मिले थ्रू माई कलीग. इट वॉज नॉट माई डायरेक्ट लीड, मेरी कलीग की लीड थी. ठीक है, मैं उनको जेवर विजिट कराने लगा. आई वुड जस्ट, रियल एस्टेट इज़ ऑल अबाउट द विजन. अगर वो विजन मैच कर गया देन क्रैकिंग अ डील इज़ नॉट अ बिग डील. तो मैंने बस विजन्स पे बात की. डू यू रिमेंबर द वैल्यू? इट वॉज अ स्मॉल वैल्यू. इट वॉज नॉट अ बिग ticket client नहीं था. नॉट अ बिग टिकट साइज.
But then I invested my own money, my family's money into it, and I started learning it. So you started as an investor. After doing first sale, yes, I got the confidence. तो पहली सेल का पैसा आपने वापस इन्वेस्ट कर दिया. वापस इन्वेस्ट करना शुरू किया और फिर फैमिली कितना पैसा? इट वाज नॉट मोर देन 2 lakhs अभिषेक. छोटा सा अमाउंट था यार. ओके. बट वो छोटा सा अमाउंट उस टाइम पे जब कैब के पैसे मांग रहा था मैं बहन से, उससे तो बहुत था. तो मुझे लगा हाँ ये तो कुछ अच्छी चीज़ है यार, आया तो है कुछ हाथ में. कैसी तबीयत है अभी अंकल की? नाउ ही इज़ हैप्पी. ही इज़ हैप्पी डूइंग अ लॉट ऑफ प्रमोशंस ऑफ मी ऑल्सो. और ही प्रमोट्स यू? हाँ, ही प्रमोट्स मी अ लॉट. कितनी लीड आ जाती है पापा से? नहीं आती भी नहीं, लेकिन उनको लगता है हाँ बहुत मैं कर रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है बेटे को देते हुए. हाँ हाँ ठीक है. ठीक है. कन्वर्जन इज रियल एस्टेट में कन्वर्जन एक फैक्टर तो है. इफ़ यू आर टेकिंग 10 clients at one go, 10% 20% चांसेस है कन्वर्जन का. हाउ डज दैट फील अपने फादर को देखते हुए, फ्रॉम बीइंग एब्सोल्युटली डिसहार्टेंड फ्रॉम देयर चाइल्ड टू बीइंग एक्सट्रीमली प्राउड? आई टोल्ड यू अभिषेक, मैं स्टिल और ये सब पिछले 5 साल में हुआ है. हाँ 3 साल इनफैक्ट. मेरे साथ लाइफ में ये रहा है. इट्स स्टिल अ डिल्यूजन. आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि मेरे को समझ नहीं आता कि पहले जो देख रहा था वो सच्चाई थी या जो अब मैं देख रहा हूँ सच्चाई. कुछ लोगों ने पहले बिल्कुल नकार दिया था मुझे कि होप ही छोड़ दी इस पे, इस बंदे पे छोड़ो. आज वो लोग मेरे साथ पूछते हैं यार कुछ इन्वेस्ट करवा दे यार, देख ले तू जो सही बोलता है वो कर देंगे हम. सो कभी कभी ये डिलेमा रहता है कि यार अब क्यों मान रहे हैं मेरी बात को. पहले बट क्या गुस्सा आता है? आता था. रियल एस्टेट ने एक चीज़ सिखा दी, पेशेंस. पहले बहुत उत्सुक रहता था मैं कि हाँ चल कोई क्लाइंट आया उसको तो 1 हफ्ते में कन्वर्ट कर दूंगा मैं, चीज़ तो बढ़िया है. बट स्लोली एंड ग्रेजुअली रियलाइज कि एवरीवन टेक्स देयर ओन टाइम टू इन्वेस्ट. ऑब्वियसली पीपल इन्वेस्ट वंस इन देयर लाइफ, मोस्ट ऑफ देम. तो समय तो लगेगा. समय लगता है यार. मतलब ये चीज़ तो सिखा दी मेरे को. मैं बहुत ज़्यादा शांत इंसान हो गया. गुस्सा बहुत आया यार. गुस्से में नुकसान भी कर लिया अपनी ज़िंदगी में, लेकिन अब लगता है कि नहीं शांत रहो. क्या नुकसान सबसे बड़ा किया गुस्से में? रिश्ते तोड़ दिए अभिषेक, अपने आप को हार्म कर लिया, गेटिंग इनटू ऑल नेगेटिव जोन्स कि नहीं लाइफ में तो यही है. फिल्मी तो रहे हैं हमेशा से, इम्तियाज़ अली को देखते हुए बड़े हुए हैं. तो ये लगता है कि हाँ बस यही लाइफ है, दर्द ही चाहिए बस ज़िंदगी में. कभी रॉकस्टार फील आई कि क्या हो रहा है मेरे नहीं वो साथ, चल रही मेरा है. दिल नहीं टूटना यार चाहिए रियल खटारा एस्टेट ने भाई. प्रैक्टिकलिटी का थप्पा डाल दिया कि चल फिल्में अपनी तरफ है, तू काम कर. सीधा रॉकस्टार से चमकीला हो गया. नहीं. हाँ मेरे को यही रहता है. Okay, what are the 5 common myths about Delhi NCR real estate that people really need to stop believing? यार मेरे को सबसे बड़ा मिथ लगता है, लोगों को लगता है लैंड इन्वेस्टमेंट बहुत खतरनाक होती है यार, मत करो लैंड इन्वेस्टमेंट. ऐसा लगता है लोगों को. मुझे लगता है लोग फ्लैट से ज़्यादा लैंड में प्रेफर करते हैं. प्रेफर करते हैं बिकॉज ज़मीन पे सबको पता है. ये शुरुआती रियल एस्टेट में देखूं तो इट वॉज हमेशा से ये रहा ना कि आप ज़मीन ले लो, घर बना लो, खेत ले लो, ज़मीन ले लो, प्लॉट ले लो. अपार्टमेंट कल्चर तो बहुत लेट आया ना. बट बूम रियल एस्टेट का अपार्टमेंट के बाद ही आया. हाँ बिकॉज अगर आप boom देखोगे, लोगों की सोच बदली, नजरिए बदले. What is the difference that you think is between the 90s of real estate and today 2025? 90s was all about investing into plots. ज़मीन ले लो. 90s का में भी घोंसला. booming यार. अगर मैं 90s की बात करूँ तो नोएडा भी बढ़ रहा था, गुड़गांव भी नोएडा बढ़ बन रहा था. सब बन रहे थे. हमारी क्या उम्र 90s में, वी वेंट टू स्कूल. We were in school, yeah. ठीक है, तभी होता था कि हाँ चलो यहाँ पे ज़मीन लेके घर बनाएंगे पापा. हमेशा ज़मीन था, कोई फ्लैट तुम्हारे दिमाग में भी नहीं आया होगा. बट आज पूछो किसी बच्चे से तो ये होगा हाँ वहाँ पे उस अपार्टमेंट में लिया है हमने. कमीलियास कल्चर आ गया. ये तो बड़े बड़े latest अपार्टमेंट्स में स्टूडियो लेने का कल्चर आ गया, विलास का स्ट्रक्चर आ गया. तो ये सब 90s से आज में ये चेंज आया है. पहले इट वाज ऑल अबाउट इन्वेस्टिंग इनटू लैंड, एंड नाउ देयर आर डिफरेंट एवेन्यूज टू इन्वेस्ट इनटू. एवेन्यूज लाइक अपार्टमेंट्स में इन्वेस्ट कर दो, स्टूडियोज में इन्वेस्ट कर दो, कमर्शियल में इन्वेस्ट कर दो. तो ये तो मेजर डिफरेंस है. क्या We are- सेफ था इन्वेस्टमेंट 90s में या अब सेफ है? Always been safe if you are wiser enough. Why It do you has- say so? it has always been Why safe. do you say so? You have to get your facts, you have to get the knowledge, and you have to see the paperwork. वो तब भी वैसा ही था, वो आज भी ऐसा ही है. थोड़ा एक्सप्लेन करो इसको. मुझे आज इन्वेस्ट करना है पर्टिकुलर XYZ अपार्टमेंट में. सो आई नीड टू गो थ्रू द बिल्डर्स हिस्ट्री फर्स्ट, कि जिस पे मैं पैसा लगा रहा हूँ मेरा पैसा संभाल सकता है नहीं संभाल सकता. दूसरा, अगर मेरे को इसको इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेके चलना है तो आई नीड टू सी कि इस बिल्डर का सामान बिक रहा है या नहीं बिक रहा रीसेल मार्केट में. दैट्स योर ओन अंडरस्टैंडिंग. थैंक्स टू गूगल बाबा एंड यूट्यूब चाची, सब अवेलेबल है. तो उससे रिसर्च करके पहले खुद आओ. 90s में ये फैसिलिटी नहीं थी. 90s में इट वाज ऑल अबाउट कि हम
फलाना फलाना ताऊ जी के बेटे ने वहाँ इन्वेस्ट किया और फलाना फलाना चाचा ने वहाँ इन्वेस्ट कर दिया, हम भी कर देंगे, यहाँ पे नया एरिया बन रहा है तो वहाँ पे इन्वेस्ट कर दो। वही चलता आ रहा और था, हो भी जाता था। वही हो रहा था। उसके बाद बिल्डर्स आए, DLF आया, गुड़गांव को चेंज कर दिया, M3 में आया, गुड़गांव को चेंज कर दिया, नोएडा में आ गए, ATS आ गया, नोएडा चेंज कर दिया। उनको लोगों ने एवेन्यूज़ खोल के दिए, कल्चर बदला। मैं कहता हूँ पोस्ट कोविड हम एक ट्रांजिशन फेज़ में हैं। सोशल मीडिया पे इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं अभिषेक, लोगों का दिमाग बदलता है, लोगों का शौक़ बदल रहा है, उन शौक़ को पूरा करने के लिए ये चीज़ें मिलती हैं। आज मेरे पास अपार्टमेंट है जहाँ पे मुझे पता है कि हाँ 24 आवर सिक्योरिटी है, सो आई कैन बी बेफिक्रा एंड इवन आई कैन, मैं अपना घर लॉक करके भी नहीं जाऊँगा तो मुझे पता मैं सेफ हूँ। ये चेंजेस आए हैं। दुकान लेना पहले ये होता था कि हाँ पापा की दुकान है तो हम दुकान से दुकान बना लेंगे। आज एक छोटा बंदा भी कहता है हाँ दुकान पे एक छोटा इन्वेस्टमेंट कर दूँ तो एक मेरा इन्वेस्टमेंट, एक मेरी पैसिव इनकम शुरू हो जाएगी। रेंटल्स बढ़ गए हैं, एवेन्यूज़ बहुत खुल गए बहुत हैं। बढ़ गए हैं। तो उसने तो दिमाग चेंज किया ही किया लोगों का। एंड आई नो कि सिक्योरिटी है यार, अपार्टमेंट में एक सिक्योरिटी कल्चर आता ही आता है। एंड सेकेंडली अमेनिटीज़, आज के बिल्डर्स आर बिल्डिंग, मतलब दे आर क्रिएटिंग सोसाइटीज़ वेयर दे कैन गिव यू एन एक्स्ट्रा एडवांटेज कि हाँ घर में कल को कुछ मिसहैप हो गया तो देन यू हैव ICU फैसिलिटी ऑल्सो। ठीक है, घर में बच्चे हैं, दे हैव ए किड्स पार्क। घर में बच्चे हैं, दे कैन यू नो इंटरेक्शन अच्छा हो जाता है। घर में बूढ़े हैं, उनकी एक कम्युनिटी बन जाती है। RW जो होता है सोसाइटी का, दे कीप ऑन डूइंग फंक्शंस टुगेदर, सो इट्स अ गुड डेवलप्ड थिंग विच अट्रैक्ट्स पीपल ऑल्सो आई फील। अच्छा, ये चीज़ें तो हो गई, एमिनिटीज़ बहुत अच्छी हैं वगैरह वगैरह, लेकिन क्या आपको ऐसा भी लगता है कि थोड़ा टफ भी हुआ है? बिकॉज बहुत सारे बिल्डर्स अब बातें भी छुपाते हैं, और हमेशा से शायद छुपाते थे, लेकिन बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन गोइंग सो रैपिडली बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो छुप जाती हैं। अभिषेक एक हुक फैक्टर हमेशा डालते हैं। यू व्हेन यू गो टू बाय अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम 10 लाख ऑनवर्ड्स, जो तुम्हें मॉडल पसंद आएगा वो 20 लाख का पड़ेगा ऑन रोड जाके। सो दैट्स द मार्केट स्ट्रेटेजी विच आई फॉलो। मतलब हाँ होता, लेकिन इसमें होता है बिल्डर्स व्हेन दे गिव यू अ प्राइस, उसके बाद यू हैव टू पे अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑल्सो, PLC लग जाएगा। मुझे क्लब फेसिंग बालकनी चाहिए या मुझे पूल फेसिंग बालकनी चाहिए, उसका पैसा मुझे अलग से देना है। देन देर आर वेरियस चार्जेस, EDC IDC लग जाते हैं, डेवलपमेंट चार्जेस, वो आपको पे क्या करने क्या क्या पड़ेंगे। चार्जेस होते हैं? एक जो पोस्टर पे हमें अमाउंट दिखता है इतने रुपए से XYZ शुरू। 10,000 रुपीज़ स्क्वायर फीट पे आप अपना घर पाएँ। करेक्ट। उसके बाद फर्स्ट फैक्टर आता है PLC, आपको फ्लोर कौन सा चाहिए, अच्छा, वहाँ उसका पे एक charge है। एलिवेशन है। उसके बाद फेसिंग क्या चाहिए, आपको पार्क फेसिंग चाहिए, आपको रोड फेसिंग चाहिए, Number 2। दोनों का अलग चार्ज है। उसके बाद कारपेट एरिया आपको नहीं पता, आपको बोला कि आपका फ्लैट जी Super 2,000 area, स्क्वायर, carpet हाँ, area। फिर वो लिफ्ट एरिया अलग काउंट ये तो होता है। ये तो एक अलग डिबेट है। अब मुझे लगता है जो इन्वेस्टर है या जो बंदा एंड यूज़र, उसको भी पता है ये चीज़ें, वो खुद हमसे पूछ लेते हैं इसका सुपर एरिया कितना है। सो ये तो जागरूकता मेरे को लगता है आ गई है। सिमिलरली जैसे मैंने बोला, व्हेन यू गो एंड बाय अ कार यू हैव वेरियस मॉडल्स, देन यू नो कि जो मॉडल पसंद आ रहा है वो दिखा 12 लाख का रहे हैं, लेकिन वो पड़ा है मुझे 4 लाख 6 लाख एक्स्ट्रा पड़ेगा। तो ये चीज़ तो आती है, छुपाता कोई कुछ नहीं। बिफोर रेरा थिंग्स वर डिफरेंट। अब रेरा आ गया तो बिल्डर ये नहीं बोल सकता जी हाँ आपका सपनों का घर एक दिन आपको मिल जाएगा, नहीं, उसको पता है किस दिन मिलेगा, उस दिन देना पड़ेगा उसको। बट क्या बिल्डर भी एक जो आपको टाइम बताते हैं रेरा का, फॉर एग्जांपल बिल्डर ने रेरा के पास लिखवा दिया 10 साल और आपको वर्बली बोल दिया कि 4 साल। कोशिश बिल्डर की ये रहती है कि मैं 10 साल अगर लिखवा के जा रहा हूँ, मैक्सिमम टाइम लेके जा रहा हूँ, मैं उससे पहले ही दे दूँ। ऐसा होता है, सभी ऐसा करते होता हैं। है सबके साथ। कभी कभी ये होता है कि हाँ महीना 2 महीना लेट हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो ऐसे इन मोस्टली केसेस में दे डिलीवर ऑन टाइम। मतलब अगर कोई एक 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 फ्लैट में इन्वेस्ट कर रहा है, एक नॉमिनल सी अमाउंट 40 लाख 50 लाख 60 लाख 70 लाख नॉमिनल अमाउंट, और उसको बिल्डर एक कमिटमेंट दे रहा है वर्बली कि मैंने 10 लिखवाया लेकिन मैं 6 में दे दूंगा, तो उसको किस कमिटमेंट को मानना चाहिए, जो उसने सरकार को दी है या जो उसने सरकार को दी है? ये मान के चलो यार, मतलब पहले मिल गया अच्छी बात है। मैं अपने उसमें भी करता हूँ यार, व्हेन आई डील विद एनी क्लाइंट, आप एक टेंटेटिव फिगर हर इंसान को देते हो। जितना कम दोगे उतना अच्छा है उसके लिए, ज़्यादा मिलेगा खुशी तब होती है। क्या 10 साल मान के बैठा था मैं, 5 साल में मिल गया यार, मज़ा आ गया। तो ऐसा होता है, मिलता है जल्दी? मिल जाता है, मतलब इतना 10 साल को टाइम लेता नहीं, यूजुअली 4 से 5 साल बिल्डर मांगता है एक सोसाइटी कंप्लीट करने में। तो अगर डिले हुआ भी तो 1-2 महीने का डिले होता है, पहले भी हो गया तो 1-2 महीने पहले आएगा। इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं होता कि 4 साल बोल के 2 साल में दे दिया, मेरे पास पैसे नहीं देने के लिए।
क्योंकि बिल्डर का भी तो वैसे वैसे बनाता है ना, जैसे जैसे आप पैसे बिल्कुल, देते हो। बिल्कुल। आप 10% देते हो तो नींव भरी ये जाती बढ़ है, जाएगी, फिर 10% हो गया तो हाँ ये हो गया, फिर फ्लोर खड़ा हो गया तो इतना पैसे दे दो जी, हाँ तो वो वैसे साइमल्टेनियसली चलता रहता है ना, आपको दिखता रहता है आपका ग्रोथ। दे कांट स्टॉप योर प्रोजेक्ट, दैट्स फॉर श्योर, बट हाँ वो दिखता रहता है। एक होता है हाइप, एक होता है सुपर हाइप। जैसे इस वक्त जेवर की सुपर हाइप है बिकॉज ऑफ द एयरपोर्ट, उसी तरह से दुलेरा की भी सुपर हाइप हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2013 में कि दुलेरा में हम दिल्ली से बड़ी सिटी बनाएंगे और बीजिंग से 6 शंघाई गुना बनाएंगे। शानदार शांघाई बना देंगे, ये कर देंगे। बहुत बढ़िया प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला और बनाएंगे वो, हम ऐसा मानते हैं। हालांकि तब जब उन्होंने अनाउंस किया तब वो गुजरात के सीएम थे। 70,000 लोगों को चूना लगाया गया और 2700 करोड़ रुपए का गबन किया गया दो भाइयों द्वारा एक कंपनी बना करके। कितने ऐसे डेवलपर्स हैं जो रेरा के बावजूद ऐसा गेम खेल लेते हैं? अभी भी काफ़ी हैं अभिषेक। और नए कैसे बचा एरियाज जाए इनसे? में रेरा आया प्राइवेट बिल्डर्स के लिए, टाउनशिप बनाने उनके लिए रेरा आ गया, बट कभी कभी अभी भी बहुत से ऐसे डेवलपिंग एरिया हैं जहाँ पे लोग वही प्लॉट लेके रख लेते हैं, उस प्लॉट में फर्दर प्लॉट्स काटना शुरू करते हैं और लोगों को बेचना शुरू करते हैं। एक बहुत इजी एग्जांपल देता हूँ, मैंने ज़मीन ली, मैंने उस ज़मीन में प्लॉटिंग करनी शुरू कर दी। मैं लोगों से बोल रहा हूँ मात्र 10% या 5% देके अपना प्लॉट बुक करें। बहुत इंटाइसिंग अमाउंट रखा मैंने, जो कि हर एक लोअर मिडिल क्लास भी अफोर्ड कर सकता है। व्हाट इज द अमाउंट? बहुत इंटाइसिंग सा अमाउंट रखते हैं, 15, 20, 25 लाख रुपए में अपना घर पाएँ। अब उसका 10% 1.5 लाख, अगर 2 मैं 20 लाख। लाख का मानूँ, 2 लाख रुपए है। अब आज के में 2 लाख के लिए आपके पास बहुत सी कंपनी आपको लोन दे देंगी, आपके दोस्त हैं आसपास आपको दे देंगे पैसा कुछ टाइम के लिए, वो बंदा उसको जाके पे कर रहा है और उन कंपनी से काम ही यही है कि सिर्फ 10% ही लेना है, वो सब फेक है वो मामला। सब फेक है। तो कैसे पता लगे कि कौन सा फेक है और कौन सा रियल है? ये तो बड़ी मुश्किल बात है। आई मीन 70,000 लोगों को बेवकूफ़ बनाना ऐसी बात नहीं है कि आपने 2, जिनकी 4, आप 5 बात लोगों कर के रहे हो, साथ दो किया। भाई दे वर इन्वॉल्व इन MLM कल्चर ऑल्सो। आप महीने के इतने पैसे दो, जो आपके इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो हम आपको ये दे देंगे गारंटियर के तौर पे, जी हमने धुलेरा में इतनी ज़मीन ले रखी है, आप कुछ नहीं होगा तो आपको ये प्लॉट मिल जाएगा। और क्या गारंटियर का चेक कैसे किया जाए कि कोई एक्चुअली ज़मीन है भी जिसके बारे में बात हो रही है? आधे लोग नहीं समझते अभिषेक, ऑनेस्टली आज भी सबको एक कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि प्रॉपर्टी वो चीज़ है, एवरीवन वांट्स टू बिल्ड देयर ओन प्रॉपर्टी, सबके अंदर है वो कि मैं इतना कुछ कर लूँ कि एक प्रॉपर्टी बना लूँ अपनी, चाहे वो एक लोअर दबके का इंसान हो या वो हायर हो, उसको एक मन में रहेगा कि मैं अपना पोर्टफोलियो कितना अच्छा बना लूँ, मैं अपना घर या लेने बच्चों के लिए बना घर हो जाए। लूँ, बच्चों के लिए घर हो जाए, बस इतनी मेहनत कोई करिए कोई जीवन गलत में। बात नहीं है। अगर अगर इंसान चाहता है कि मेरे बच्चों के लिए मैं एक छत अरेंज कर लूँ, तो ये डिज़र्व नहीं करता वो कि उसको इस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाए। अब वही वाली बात आती है ना अभिषेक, जो लोग इस तरह काम करते हैं वो दिल ईमान सब कुछ बेच के, उनका बस पर्पज़ ये है कि मुझे एक प्लॉटिंग मैंने कर ली, मुझे 100 लोग चाहिए जो मुझे 1.5 लाख रुपए दे दें। क्या आपके पास एज अ ब्रोकर जब आप मार्केट में जाते हो या आप ज़मीन की खरीद फरोख्त करते हो, तो क्या आपके पास ऐसे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि मुझे एक थोड़ी ज़मीन दे दो, मैं एक काफ़ी आते सोसाइटी हैं, काट दूंगा? काफ़ी आते हैं और मैं हाथ जोड़ के नमस्ते कर देता हूँ। मैं कहा ना ही मैं ऐसा कुछ काम करूँगा, बिकॉज कल को आप अंदर जाओगे तो मैं भी फंसूंगा। दूसरा, एज आई मैंशन अर्लियर कि यार ये कर्म का सबब है, मैं किसी को झूठ बोल के उसकी ज़मीन अगर बेचूंगा तो नहीं यार, ये चीज़ तो गलत है। रोटी कपड़ा मकान, अब इनके लिए झूठ बोलना पड़ जाए तो फिर वो गलत चीज़ है। लेकिन फिर क्या चीज़ें हैं जो एक आम बायर, एक इंसान जो सिर्फ एक ईमानदारी की रोटी कमा के अपने बच्चों को ज़मीन देना चाहता है, क्या करे? गवर्नमेंट बहुत स्कीम्स निकालती हैं, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज़। नहीं, अगर मैं एक आम आदमी से पूछूं तो ये तो गवर्नमेंट नहीं बोला था ना कि दुलेरा में इतना बड़ा हो जाएगा और ब्ला ब्ला ब्ला। और बट जब वो जो फ्रॉड करने आए उनकी ज़मीन धुलेरा में थी क्या, ये किसी ने नहीं देखा होगा। मैं नाम रख लूँ अपना कि हाँ मैं धुलेरा प्रोजेक्ट निकाल रहा हूँ, मैं ही धुलेरा बेच रहा हूँ, सो दैट इज़ योर कॉन्शियसनेस जो आपको अलाउ कर रही है उस चीज़ को बिलीव करने में। व्हेन यू गो एंड सी द मास्टर प्लान ऑफ धुलेरा, उसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो प्राइवेट बिल्डर कर सके। एवरीथिंग इज़ बीन टेकन केयर बाय द गवर्नमेंट, बाय द अथॉरिटी। अभी जो लोग आ रहे हैं जो स्कैम कर रहे हैं, धुलेरा के बाहर ज़मीनें बेच रहे हैं, इट्स नॉट धुलेरा की बाउंड्री में ही नहीं है वो। आर यू टेलिंग दैट नोबडी हैज़ द राइट टू सेल इनसाइड दुलेरा? धुलेरा में सेक्टर्स कट गए, वहाँ पे एयरपोर्ट आ रहा है, वहाँ पे पोर्ट आ रहा है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, वहाँ पे रेजिडेंशियल भी है, ऐसा नहीं है। बट जो रेजिडेंशियल बिक रहा है वो गवर्नमेंट के थ्रू बिक रहा है, तो कोई प्राइवेट बिल्डर वहाँ एंटर ही नहीं हो रहा है।
अब जो जितने बिल्डर्स हैं, मेरे पास बहुत से ऑफर्स आते हैं, धुलेरा बेचना शुरू करो, मैं हाथ जोड़ लेता हूँ अभी फॉर टाइमिंग। मैंने कहा अभी नहीं बेचूंगा, जब टाइम आएगा ज़रूर बेचूंगा, पहले देखते रहूँ डेवलपमेंट होगा रहा है। आई एम वर्किंग इन रियल एस्टेट फ्रॉम पास्ट 3.5 years नाउ। जब मैं रियल एस्टेट में आया था धुलेरा का रेट तब भी वही था, मैं आज हूँ तब भी धुलेरा वही रेट है, कोई चेंज नहीं है, मेरे को चेंज दिखता ही नहीं। मामूली सा चेंज। अंदर का रेट है, इंडस्ट्री लेनी है धुलेरा में ले लो, एप्रिसिएशन है। अंदर रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के थ्रू लेना ले लो, बिल्कुल हाँ बोलूँगा मैं। बट अंडरस्टैंड, जो लोग बेच रहे हैं अपना प्रोजेक्ट बना के 100 एकड़ की टाउनशिप काट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो है कहाँ? वो धुलेरा की बाउंड्री में ही नहीं है। धुलेरा से जी रोड कटता है, बाहर निकलता है, जो धुलेरा से आप बाहर निकलोगे वहीं हमारा प्लॉट है। सो जो लोग धुलेरा से बाहर बेच रहे हैं, दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क फॉर मी कि यार मैं बिलीव करूँ नहीं करूँ। बिकॉज वो जो काम कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर लैंड पे कर रहे हैं, कन्वर्जन कितना हो रहा है उसका, वो चीज़ तो वेरीफाई करो। बट ये सब पता लगाना जितना बोलने में आसान है उतना ही मुश्किल है, क्योंकि प्रॉक्सी साइट्स भी होती हैं। आप अगर, हम डिस्कस कर रहे थे कल परसों कि अगर एक प्रॉक्सी साइट हो जिस पर लोग जा कर के सिर्फ 2,000 रुपये दें और सरकारी फॉर्म ले लें जो कि सरकारी नहीं है, लेकिन उस साइट पे ऐसा लग रहा है कि वो सरकारी साइट है। स्कैम्स अभिषेक हर जगह हैं। हम अपने हाथ में एक वो इंस्ट्रूमेंट लेके चल रहे हैं जो हमें सुन रहा है, जो हमें देख रहा है, फ़ोन। अब मैंने फ़ोन पे सोचा यार घर लेना है मुझे, अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ से निकलते शूट से मेरे पास 2-3 ऐड वैसे ही आ जाना है, मेरी कंपनी का ऐड भी आ जाएगा। बिकॉज वी पर्टिकुलरली प्रिसाइजली हम देख रहे हैं लोगों की एक्टिविटी कहाँ चल रही है। अब एक बहुत ऐसे स्कैमर्स होते हैं जो पूरा एक वेब पेज बनाएंगे, लुक्स एग्जैक्टली लाइक ए गवर्नमेंट पेज, सेम फॉन्ट्स, सेम लोगोज, सेम मंत्रियों की फ़ोटो, हल्का सा स्पेलिंग में हेर फेर होगा, विच बेयरली पीपल नोटिस, आंखों से मिस हो जाएगा। अथॉरिटी की स्पेलिंग में डबल आई करके TY लिख दूँ तो नहीं समझ में आएगा लोगों को, ठीक है। अब वो सेम लैंडिंग पेज बना के लोग वहाँ पे डाल रहे हैं कि वी हैव लिमिटेड प्लॉट्स, 50 प्लॉट्स एट दिस सेक्टर, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अपना, या लॉटरी सिस्टम पे निकाल दिया हमने, 50 प्लॉट निकाल रहे हैं, उस पर सिर्फ 2,000 रुपये का एक फॉर्म भरना है आपको, या 1,000 रुपये का एक फॉर्म भरना है। पहले 5 दिन में जो फॉर्म भर देंगे उनका लकी ड्रॉ होगा, फिर उनको एक प्लॉट मिल जाएगा इस रेट पे। अगेन एंटाइसिंग फैक्टर इज व्हाट कि आई एम गेटिंग अथॉरिटी के प्लॉट इस रेट पे, मेरे सपनों का घर, मेरे बच्चों का सेटलमेंट, ये सब क्वेश्चन दिमाग में, आंसर इंसान के दिमाग में दिखते हैं। और क्या जा रहा है, 1,000 या 2,000 रुपये। नोबडी माइंड्स। कंपनी बनाते हैं ये लोग, बैंक अकाउंट खोलते हैं विद वही सेम स्पेलिंग वाला एरर। अगर मुझे नोएडा में प्लॉट बेचना है तो मैं नोएडा में डबल ए लगा के ऐसा स्पेलिंग बना के बैंक अकाउंट खुलवा लूँगा। और मैंने बोला 5 दिन के लिए फॉर्म अवेलेबल हैं, भर के सबमिट करो, रिजल्ट आएगा 3 महीने बाद। 3 महीने बाद ये लोग गायब, अकाउंट बंद। अकाउंट खुलवाने के लिए व्हाट दे डू, दे पिक अप पीपल जो उनके काम करते हैं, दे आर फ्रॉम अ लोअर इनकम ग्रुप, उनकी आईडी लेके अकाउंट खुलवाए होते हैं वो लोग। आप अपनी ज़िंदगी में मस्त हो अभिषेक, आपका 1,000 रुपये चला गया, 2,000 रुपये, आप लड़ोगे 2,000 रुपये के लिए। कोई इंसान लड़ेगा जिसकी बहुत, बट हमारी बात नहीं है ना, ये बात उन लोगों की है जिनके लिए शायद 2,000 रुपये बहुत बड़ी रकम है। कहाँ फाइट करोगे, कितना फाइट कर लोगे? अकेला बंदा कौन लिख लेगा एप्लीकेशन आपकी 2,000 के लिए? कोई कोलैबोरेटिव थोड़ी आ रहे हैं लोग जिन्होंने 2 लाख फॉर्म भर दिए। मैं आज के डेट में ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ ना, तो मैं COD करता हूँ कि मुझे पता नहीं मेरे पास सामान आएगा नहीं आएगा, एक रिस्क है। फ़ोन के कवर बड़े फैसिनेटिंग दिखते हैं मुझे, आता वही सिलिकन कवर है, कुछ भी ऑर्डर कर दूँगा। सो इससे तो हम डेली, ये तो मेरे को लगता है ये तो सोशल मीडिया, ये जो डिजिटलाइजेशन है उसका ड्रॉबैक है जो जिसका लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। सो व्हेन यू आर गोइंग ऑन ए गवर्नमेंट वेबसाइट, गवर्नमेंट जब भी कुछ भी निकालती है वो न्यूज़पेपर में ऐड देगी, प्रॉपर उनकी वेबसाइट है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू बी एजुकेटेड अबाउट द फैक्ट कि मैं स्पेलिंग तो पढ़ लूँ, बट कहते हैं लालच जब दिखता है 1,000 रुपये में मुझे घर मिल जाएगा, एक बार भर के देखता हूँ फॉर्म, 1,000 ही तो जा रहे हैं। अब ऐसे में पोर्टफोलियो मैनेजर्स का क्या रोल बनता है? बिकॉज पोर्टफोलियो मैनेजर्स आर पीपल जो आपके लिए ये सब डर्टी वर्क करते हैं, जिसे मैं डर्टी वर्क बोल रहा हूँ, लेकिन ये एक्चुअली द सेफेस्ट थिंग टू डू। यार मैं आज सिंपल बोलता हूँ कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मेरे लिए वो है, फॉर एग्जांपल यू वांट टू इन्वेस्ट 50 लाख ऑफ रुपीज़, you have a pocket size of 20 lakh of rupees, 50 lakh of rupees, 1 crore rupees. As a portfolio manager, I know where to invest that money. And all the headache, आपको नहीं लेनी, मुझे लेनी है, because I want to give you an exit also. मुझे आपका पैसा लगाना है तो मुझे आपको उसका रिटर्न भी देना, that's my headache. अभी हमारे व्यूअर्स को समझाइए, व्हाट इज एन एग्जिट इन रियल एस्टेट? मैंने एक घर लिया, 1 करोड़ रुपए का घर ले लिया, एक प्रॉपर्टी ली,
एक प्रॉपर्टी लेने में 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली, घर दुकान कुछ भी। घर दुकान कुछ भी। मेरा इन्वेस्टर उसमें पैसे लगा रहा है कि चल 1 करोड़ में अपनी कमाई लगा रहा हूँ, तो मुझे उसका क्या रिटर्न मिलेगा जी? तो मैं एक फोरकास्ट देता हूँ सर, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद ये एक रिटर्न रहेगा। एंड आफ्टर एवरी ईयर, टेंटेटिव एवरी ईयर आई टच बेस अपॉन देम कि सर आपने जो चीज़ 1 करोड़ की ली थी आज 1,20 की हो गई है, एग्जिट करवा दूँ, 1 साल में 15 लाख कमा लोगे? वो कहगा नहीं रख लो यार, क्या लगता है क्या हो जाएगा? मैं सर होने को तो 2-2.5 करोड़ पहुँच जाएगा ये, बट टाइम है तो रखो। तो वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में ये चीज़ आ जाती है कि मुझे पोर्टफोलियो बाइफर्केशन कैसे रखना है। आज आप घर लेते हो तो आपको 100% पेमेंट पूरी थोड़ी करनी है। वो नहीं, वो मैं समझ गया कि आपको पार्ट पेमेंट करना है, बाकी Part बैंक payment करनी देगा, है, और बाकी बैंक बैंक देगा। बैंक जो आपको पैसा दे रहा है उस पर आप यू कैन जो जिसको हम बोलते हैं लेवरेजिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। बट क्या ये लीगल और कंप्लाइंस चेक भी करता है? एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर आर यू ऑल्सो लाइबल फॉर द लीगल एंड कंप्लाइंस चेक कि कल को ये प्रॉपर्टी अगर फ्रॉडुलेंट हो गई या कोई नेक्सा एवरग्रीन नाम Without की RERA, कंपनी आ I गई? can't even entertain my investors. So if I am working in a realtor company, उस कंपनी का एक रेरा है। अगर मैं उनको सामान दिलवा रहा हूँ किसी बिल्डर का, तो उसके पास एक रेरा वो एंटरटेन करेंगे, वो मुझे एंटरटेन ही नहीं करेंगे। दे नीड टू हैव द रेरा नंबर। But RERA is something that is between the government and the builder. RERA has very least to do with the investor. ना least with investor, but if I am saying I am the portfolio manager, I am taking care of your money's responsibility, तो मेरे पास रेरा है या नहीं है वो इन्वेस्टर को नहीं, देखना आपके पास रेरा है, लेकिन रेरा एक बिल्डर को स्ट्रिंजेंट लॉज देता है जिसमें वो गड़बड़ नहीं कर सकता, अपने दिए वादे से मुकर नहीं सकता। लेकिन अगर वो अपने दिए वादे से मुकरता है तो पेनल्टी जो है वो बिल्डर को लगेगी। इस दौरान अगर इन्वेस्टर का नुकसान होता है तो वो नुकसान अभी भी इन्वेस्टर का है। तो इसमें क्या कर सकता है? तो उस केस में अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपके पास 1 रुपये है लगाने के लिए और मैं आपको इन्वेस्ट कराऊंगा, इस बिल्डर पे लगाऊंगा, यहाँ पे लगाऊंगा, तो इनके पास तो रेरा है, मेरे पास है, तो मेरे पास भी उतनी स्क्रूटनी है, हो सकती है। अच्छा, एक ब्रोकर पे एक पोर्टफोलियो मैनेजर की भी स्क्रूटनी होगी कि बिल्कुल। आपने इनका पैसा यहाँ क्यों लगवाया, मैंने इंडिविजुअल बेसिस पे या होलिस्टिकली? अगर आई एम वर्किंग इन रियल एस्टेट कंपनी, सो उनका एक रेरा है। देर आर मैनी रियल्टर्स जो अपने इंडिविजुअल नाम पे रेरा लेके बैठे हुए हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है? ऑथेंटिसिटी है, बिकॉज बिल्डर एंटरटेन नहीं करेगा उसको। आप एंड यूजर हो, आप डायरेक्ट जाके बिल्डर से सामान ले सकते हो, लेकिन अगर आप एक पोर्टफोलियो मैनेजर के थ्रू जा रहे हो तो उसके पास रेरा है नहीं, यू हैव टू मेक श्योर ऑफ दैट। तो पोर्टफोलियो मैनेजर्स भी अगर आप अपने बिजनेस के लिए कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं या घर के लिए ले रहे हैं या यूं ही इन्वेस्ट करने के लिए ले रहे हैं, तो मेक श्योर कि जो आपका पोर्टफोलियो मैनेजर है या उसकी जो फर्म है वो रेरा रजिस्टर्ड है। ये आपको मदद करेगा एक बेहतर वाइज डिसीजन लेने में। Even Abhishek, when for example, I am investing your money, I am taking your money to a builder. जब बिल्डर फॉर्म भरेगा ना तो मुझसे मेरा रेरा नंबर मांगेगा to release my commission also. What is the commission in Depends such from cases? builder. What फिर भी what Yeah, is? Give me a 1%, ballpark. 2%, 3%, 4%. People are listening to you, watching you and thinking कि वीनस की तरह हम भी रियल एस्टेट में करियर बनाएंगे और किंग ऑफ जेवर या किंग ऑफ दुलेरा या किंग ऑफ ग्रेटर नोएडा कहलाएंगे। कैसे होगा वो? Yeah, commissioning varies from 2% goes up to 5% in decent builders category, and कभी कभी सामान बेचने के लिए कोई कुछ भी बोलता है यार। 50 लाख का फ्लैट है जी, आपको मैं लैंडिंग दे रहा हूँ 35 की, इसके ऊपर जो आप बेचो आपका 25 दिन में पैसा डबल 25 दिन में पैसा डबल। होता है ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं होता अभिषेक। नहीं, अगर मुझे 25 दिन में पैसा डबल करना है तो क्या वीनस जैन तो मेरा आप पैसा थोड़ा लगवा देंगे? अपनी नींद से जागो, मुंह पे आंखों पे पानी मारो, बोलो नहीं यार सच्चाई हकीकत कुछ और है। लेकिन रियल एस्टेट जीरो से हीरो बनाने की काबिलियत रखता है, बिल्कुल है कि नहीं? यार मेरे को लगता है हर एक प्रोफेशन में ये चीज़ें हैं। हर प्रोफेशन हर प्रोफेशन उतना नहीं दैट है डिपेंड्स जितना ऑन योर real विल estate। पावर आल्सो। रियल एस्टेट में अच्छा कमीशनिंग है, नो डाउट अबाउट दैट, बट आपका एफर्ट, आपकी विल पावर उस लायक है। मतलब आपकी होल्डिंग कैपेसिटी? हाँ, मतलब मैंने जब कमीशनिंग आनी शुरू हुई तो वो मेरे पे कॉल था कि मैं जो मेरे पास पैसा आ रहा है मैं उसको उड़ा दूं या मैं उसको किसी एसेट में थोड़ा पार्शली लगा दूं। वो आपकी कॉल है। आपको हीरो बनना है या नहीं बनना वो तो आपकी कॉल है। मैं ज़ीरो था अभिषेक, मैं नेगेटिव था व्हेन आई एंटर्ड इनटू रियल एस्टेट। नेगेटिव, आई वाज अंडर डेब्ट्स। तो जब मैं रियल एस्टेट में आया तो मुझे पता था मुझे ये भी फिल करना है और मुझे अपने लिए भी कुछ बनाना है। सो वो मेरा माइंडसेट था कि यार
आ गया हूँ, पैसा आ गया, देन इट्स माई ड्यूटी दैट हाउ आई वॉन्ट टू मेक माई लाइफ सिक्योर फॉर मी एंड people around me. How good or bad is being in debt and getting such a lucrative opportunity? Does that also bring greed to you? और obviously आती हैं चीज़ें. Does greed also end up doing foul with नहीं यार, the investor? मैं ज़िंदगी में इतना, मैंने कहा ना कि you never lose, you always learn. तो ये तो सीख गया था कि यार greed जो है वो partially है यार. If you want to go a long way, you have to keep your head down and spirits high. वो चीज़ तो आपको रखनी पड़ेगी. Give me an example. आज मैं एक डील कर लूँ, इस डील से मुझे 10 लाख मिल गया, मैं खुश हूँ. 10 लाख में मैंने 2-3 महीने पार्टी वार्टी कर ली, मैंने खर्चा वर्चा कर लिया, एक से खत्म हो जाएगा 2-3 महीने पार्टी खत्म हो में. गया. उसके बाद फिर मैं उसी आदत में आ गया जहाँ पे अब आपको पता है कि आपकी कितनी चादर है, उतना पाँव फैलाना है, तो आप उसको बैलेंस करके अगर चलोगे, देन यस, रियल एस्टेट हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ फुलफिलिंग ऑल योर ड्रीम्स इफ़ यू आर वर्किंग वाइजली टूवर्ड्स योर, एंड आई गेस इट्स इन एवरी फील्ड. आपको हर जगह मौके मिलते हैं. मैंने कहा ना, मेरे पास लोग आते हैं कि हमें ज़मीन दिला दो, प्लॉटिंग हम करना चाहते हैं, आप साइड हो जाना, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी करोड़ों कमा सकता हूँ एक डील में. बट नहीं, वो मेरा कॉल है कि मुझे उसको एंटरटेन करना है या नहीं करना. दैट्स माई लर्निंग एंड पीपल फ्लो इन दैट ग्रीड, लॉट ऑफ देम. Is it a trap, home buying? Is it still a trap? Because बहुत सारे ऐसे entrepreneurs हैं जो कहते हैं कि रेंट पे रह लो यार, क्या ज़रूरत है घर खरीदने की. और बहुत सारे लोग ऐसा मानते भी हैं. I mean Even I believe that. Oh, you believe that? I believe that. So is it a trap? Home buying is a trap. Why do we need to buy? यार इट्स नॉट ए ट्रैप, इट्स बेसिकली यार लोगों का थॉट प्रोसेस है. अभिषेक, आज मैं मानता हूँ कि मैं किसी घर पे, मैं आज एक रेंटल अपार्टमेंट में रहता हूँ, साथ साथ मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूँ. मुझे 3 साल बाद लाइफ में चेंज चाहिए, आई नीड टू मूव आउट फ्रॉम दिस प्लेस. हो गया मेरा, दैट्स माई लाइफ स्टाइल, दैट्स माई थॉट कि बहुत देख लिए दीवारें, कुछ चेंज करते हैं. सो आई कैन मूव इन अ डिफरेंट बिगर अपार्टमेंट, और आई कैन हैव अ विला ऑफ माई ओन. ये भी कर सकता हूँ मैं. इन्वेस्टमेंट तो एक तरफ चल रही है ना मेरी. आप कह रहे हो कि घर खरीदना शायद आपके लिए फेवरेबल नहीं या है. मेरी एक कज़न सिस्टर है, तो शी हैड द बजट ऑफ 70 लाख ऑफ रुपीज़ टू इन्वेस्ट इनटू अ अपार्टमेंट, एंड आई वाज वेरी ऑनेस्ट अबाउट हर कि यार इसमें कुछ नहीं आएगा, इट्स बेटर तू एक रेंटेड अपार्टमेंट में जा. ऐसा नहीं है 70 लाख में कुछ नहीं आएगा. आप खरीद सकते हो 70 लाख में अपार्टमेंट. मैं दिल्ली की लेकिन बात जिस सिचुएशन में और जिस लोकेशन पर वीनस उनको शायद दिलाना चाह रहे हैं, उस लोकेशन पर नहीं आएगा. आई एम सेइंग दिल्ली एनसीआर में इफ़ यू वांट टू हैव अ गुड बिल्डर का फ्लैट, 70 lakhs इज नथिंग. 70 lakhs में But you can still buy a flat. हाँ, मतलब यू कैन गो फॉर अ फ्री होल्ड अपार्टमेंट, आ जाएगा 50-60 लाख में, बिल्कुल आ जाएगा. बट आपको कहाँ मूव इन करना है वो वाला फैक्टर. जो अमेनिटीज उनको चाहिए वो शायद वहाँ पर नहीं. ऐसा बोलो ना. Growing डिसहार्टन क्यों कर रहे हो देखने वालों नहीं, को? dishearten- 70 लाख अच्छी अमाउंट है. 70 लाख अच्छी अमाउंट है, बिल्कुल आप अमाउंट किसी भी देश में कहीं भी सेटल हो सकते हो 70 लाख रुपए लेकर के. प्लीज़ इसको बिल्कुल भी कम ना समझे, कम ना आंखें. ये वीनस जी जरा महंगी प्रॉपर्टीज़ में डील करते हैं, तो ये 70 लाख को कम आंक रहे हैं. नहीं तो शी केम अप टू मी कि यार 70 lakhs का बजट है, एंड शी वांट्स टू वेस्ट दिल्ली में कीर्ति नगर टाइप एरिया में. हाँ, ये अब आपने क्लियर किया ना बात को. जी 2 करोड़ से ऊपर चली गई बात. हाँ, तो मैंने कहा इसमें तो कुछ नहीं आएगा. नाउ द पॉइंट इज, टेक वन ऑफ द बेस्ट अपार्टमेंट्स या बिल्डर फ्लोर ऑन रेंट. 3 साल के लिए अपना जितना रेंटल उसका जा रहा है, फॉर एग्जांपल 50,000 रुपये, 50,000 60,000. 6 लाख रुपए साल का रेंट है, 70 लाख तुम्हें लगाना है. मैं कह रहा हूँ 6 लाख साल का, 6 या 18 लाख, तुम 20 लाख रुपए अपने अकाउंट में रखो और उसको एफडी पॉलिसी में डाल दो. बाकी के पैसे को बाकी के पैसों को स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड स्टार्ट गेटिंग रिटर्न्स ऑफ इट. फ्रॉम अ प्लेस लाइक जेवर, upcoming areas areas where you can invest in just small ticket size and can earn good benefits. So that will make sense. 3 साल के लिए you are also secure कि हाँ चल छत पे है, 3 साल के लिए तो मैं हूँ. 3 साल में वो जो बचा हुआ 40 लाख 50 लाख रुपए है, वो आपको अच्छा रिटर्न दे देगा. So यही पॉलिसी मैं फॉलो करता हूँ कि मैं आज अच्छे रेंट पे रह रहा हूँ, आई एम स्पेंडिंग गुड अमाउंट ऑफ रेंटल मंथली. मैं घर लेना चाहूँगा, बट जो मैं घर लेना चाहूँगा वो किस बजट में आ रहा है, वो जब तक मुझे मिलेगा उस टाइम मेरा लाइफस्टाइल क्या होगा, मैं क्या चीज़ चाहना चाहता हूँ, इंसान का अपना एक वो है. ऐसा नहीं है, लोगों का सपना ही होता है. मेरे दोस्त हैं, यार घर ले ले, बहुत हो गया तेरा, तो घर ले ले अपना. एक घर होता है ना, इंसान के दिमाग में टेंशन हटती है. फिर मैं पूछता हूँ घर लूँगा तो EMI तो उतनी जाएगी.
अब मैं 20 साल की EMI कराऊँ और मैं उसी घर में रहूँ, मैं वैसा नहीं हूँ। मैं 20 साल तक उस पैसे को एक जगह जमा करके कहीं और इन्वेस्ट करके इतना रिटर्न कमा लूँगा कि आई एम हैप्पी डूइंग दैट। मैं रेंटल्स ईजीली निकाल रहा हूँ ना, इन्वेस्टमेंट ज़मीनी तो मैं ले ही रहा हूँ, वो पर्सपेक्टिव है। इट्स नॉट अ ट्रैप यार, मतलब एवरीवन हैज़ देयर थॉट प्रोसेस। घर लेना लोगों का सपना है, आई रिस्पेक्ट दैट, हमेशा रहेगा। हमेशा रहेगा, तभी मेरा धंधा चलेगा। तो सपने बढ़ाओ, ऊंचे रखो, घर लो, ज़मीनें लो। लेकिन आपको सूट नहीं करता वो। मेरे को पर्सनली आई आई डोंट फॉलो दिस पॉलिसी। एक चीज़ और है ब्रोकर साहब कि बहुत सारी मार्केट में ऐप्स आ गई हैं, जैसे कि नो ब्रोकर, मैं नाम लेकर बताता हूँ, जिसमें ब्रोकरशिप की टेंशन को, जहाँ पे आप मुझे बता रहे हैं कि लाइफ बिकम्स ईजियर व्हेन यू हैव अ पोर्टफोलियो मैनेजर और अ ब्रोकर। अब अलग अलग टर्म्स हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर वगैरह वगैरह, लेकिन अल्टीमेटली दिस इज़ ब्रोकरशिप। तो ये जो ऐप्स हैं नो ब्रोकर करके, या और जो ऐप्स हैं जो ब्रोकरशिप आपसे नहीं लेती हैं लेकिन आपको प्रॉपर्टी रेंट और सेल और परचेज करने में मदद करती है, हाउ डू यू सी दिस एज अ थ्रेट टू द रियल एस्टेट एस्पिरेंट लाइक यू? लेट्स स्टार्ट विद अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ रेंटल्स। स्टूडेंट्स हैं, अपकमिंग लोग हैं जो जॉब करते हैं, दे वांट टू हैव अ गुड रेंटल हाउस, दे गो ऑन टू नो ब्रोकर। एक सपनों का घर दिखता है मात्र 15,000 रुपये में, जो उनका बजट था। नो ब्रोकर और एनी अदर? एनी ऐप, सुंदर सा घर कि वाह यार ये घर 15,000 में मिल जाएगा। दे क्लिक ऑन टू दैट एड, दे टॉक टू अ ब्रोकर एंड ब्रोकर से सर ये तो निकल गया, आप बजट बताओ कितना है, आपके लिए कुछ और निकाल देते हैं। सो ये सब तो मेरे को लगता है डेटा कलेक्शन का जोन बन चुका है यार। आज मुझे किसी को एंटाइज करना है, मैं एक घर की लिस्टिंग कर दूं कि मार्केट में ये घर 1 करोड़ का मैं दे रहा हूँ 80 लाख में, मेरे पास दिन के 20 कॉल आ जाएंगे, 80 लाख में घर है, मैं बोलूँगा जी 80 लाख में तो सोल्ड आउट हो गया, अब आपका बजट अगर 1 करोड़ है तो मेरे पास ये ऑप्शन है। उसमें वो लोगों को फंसाते हैं। तो ये तो मेरे को दिखता है आए दिन। मैंने खुद जब रेंटल पे ढूंढ रहा था, मैंने तो हाथ जोड़ लिए थे। मेरे को एक ही घर की फ़ोटो 3 रेट पे दिख रही थी। मैं देखूं मेरा बजट है अगर 25,000 रुपये रेंट का, तो 25,000 मुझे ये घर में मिल रहा है। फिर मैं नीचे गया, दोबारा वही घर मुझे 27,000 में मिल रहा है। फिर देखा तो मैं क्लिक करना शुरू हुआ, तो एक ही ब्रोकर बंदा था जिसने अपनी लिस्टिंग अलग अलग नाम से कर रखी थी कि हाँ चलो मेरे पास कॉल तो आए, और जो मेरे को घर पसंद आया उसका रेंट 35,000 रुपये था। तो मेरा बजट तो कभी कंसिडर किया ही नहीं गया। ये सब एंटाइसिंग फैक्टर होते हैं। फैको लोग आएंगे, वो आपसे कुछ और चीज़ लेके जाएंगे, कोई ज़रूरत तो उनके है ही। सेम हैपेंस इन द इन्वेस्टमेंट ऑफ अ हाउस ऑल्सो। एंड हाउ डू यू लुक एट द लिस्टिंग दैट इज डन? लिस्टिंग होती है ना कि ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, सभी ऐप्स पे। कमाने के तरीके हैं। कुछ लोग होते हैं कि हमारे से मेंबरशिप ले लो, हम आपको जेन्युइन दे देंगे, आप वो भी ले लो। तो ब्रोकरशिप ही हो फिर जो गई। उनका ब्रोकर आएगा ना, वो आपको वो घर दिखाएगा नहीं, वो भी आपसे लेके जाएगा कि हाँ चलो आपका बजट ये है, मैं आपको कुछ और वर्किंग करा देता हूँ। सो आई नीड टू अंडरस्टैंड कि जो ब्रोकर लिस्टिंग वहाँ पे हो रही है, कभी किसी को वो मिला है? नहीं मिला होगा। तो आपके कहने का मतलब है कि एक इंसान से डील कर लो, बेहतर है। आप 2,000 ब्रोकर जो एक ऐप पर बैठ करके यार आपका यू वेट गेट ए कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस कि हाँ चलो मुझे एटलीस्ट मार्केट का आइडिया तो लग गया, अब मैं ब्रोकर से ही नेगोशिएट तो कर लूँगा। बट ब्रोकर कम्युनिटी इज स्ट्रॉन्ग। उनको भी पता है कि ये बंदा 25 में ढूंढ रहा है, इसका बजट तो होगा 30-35 का, लपेटो दे गिव यू दोस थिंग्स। मीनस आई हैव सीन ओवर द इयर्स थिंग्स हैव बीन थ्रोन एट यू। वो कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए कि जो पत्थर भी फेंके तो वो भी फूल बन जाए, है ना? तो कोरियोग्राफी हो या एक्टिंग हो या फिल्मिंग हो या फिर फैशन हो, टीचिंग हो, आई हैव सीन यू ट्राई एवरी सिंगल थिंग एंड फेल एट इट मिजरेबली एंड स्टिल स्माइल। व्हाट इज़ द सीक्रेट? यार अपनी लाइफ के हम हीरो होते हैं अभिषेक। हीरो कभी हार नहीं मानता। तो जब उस फेज़ में हीरो चलता है ना, तो उसको लगता है हाँ वो दुनिया हासिल कर लेगा। फेलियर्स कभी फेलियर्स की तरह से लिए ही नहीं मैंने। एज आई टोल्ड यू, यू नेवर लूज, यू ऑलवेज लर्न एंड कम आउट विद समथिंग एल्स। सो वो मोटिवेशन हमेशा रहा है अपने अंदर कि ये क्लिक नहीं कर रहा तो ये करेगा, मैं हार कैसे मान लूँगा, मैं गिव अप नहीं करने वाला। कोविड में इट वॉज वेरी बैड यार। आई हैव सीन अ लॉट, आई हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ पीपल, दे हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ पीपल। दुनिया जब घूम रही थी यार, सब बट वहाँ पे वो अंदर हीरो जिंदा था कि नहीं यार इस फेस को ही मैं निकाल लूँगा, आई विल कम आउट विनिंग, आई विल कम आउट लर्निंग। लॉस्ट अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत कुछ सुन लिया अपने बारे में, बदनामियाँ सुन ली, सब कुछ सुन लिया। किस तरह की बदनामी? अरे पीपल वर ऑन कि तू फ्रॉड इंसान है, तू हमारे पैसे नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा, इस तरह के किस्से आ गए मेरे ऊपर।
And when you're working in a group, the group knows the reality of yours. Okay, we are working on this thing, we are lacking this amount of, हम इतना amount lack कर रहे हैं. My group knows it. These are your event days. My production days, my music video days, emotional तो रहा ही हूँ मैं शुरू से. तो जब देखा कि ये चीज़ क्लिक नहीं कर रही है, साथ साथ लोग पीछे हटते जा रहे हैं. जब लोग पीछे हटते हैं ना, तो वो आपके बारे में बुराई ज़रूर करेंगे. उन्होंने करनी शुरू करी. एंड आई वॉज द वन कि यार आज ये वाला फैक्टर आया कि अब हीरो दबा हुआ है, अब हीरो उठेगा और जवाब देगा. हीरो उठा, हीरो ने जवाब दिए और वो लोग वापस आए. खैर आप तो हमें भूल ही गए थे, कैसे चल रहा है आजकल सब. फिर मैं हंसता हूँ उनको देख के कि हाँ चल ठीक है, बता क्या चाहिए तेरे को. और वो हीरो उनको गाइड कर रहा है. सो नेवर गिव अप. ये बहुत सुना है शुरू से. जब बड़े हुए वर्कआउट करते थे तो आर्नोल्ड का पोस्टर दिखता था, नेवर गिव अप. कॉलेज गए, वहाँ किसी एक्टर का इंटरव्यू सुन लिया, वो कह रहा है नेवर गिव अप. आगे लाइफ में गए, कुछ अड़चन आई तो वहाँ पे क्या आया, याद आया, नेवर गिव अप. यू आर ऑलवेज द हीरो ऑफ योर स्टोरी. एंड ये स्टोरी ऐसे तो एंड नहीं हो रही. आई हैव टू सी अ लॉट मोर. तो वो एक इंस्पिरेशन हमेशा रही है अंदर से. एंड आई कीप मूविंग. जब भी मैं चलता हूँ, मैं लोग मुझे बोलते थे यार तुम चलते हो तो तुम्हें लगता है कि तुमको हीरो हो क्या. मैंने कहा हाँ, कैमरे हमेशा आसपास ऑन रहता है मेरे. हीरो चल रहा है. हीरो बात कर रहा है. तो नहीं, अपनी लाइफ में तो सभी को मेरे ख्याल से मेन कैरेक्टर फील होना ही चाहिए. नहीं करते लोग फील. अपनी लाइफ में तुम एक साइड सपोर्ट बन के काफ़ी लोग ऐसे हैं. टीचिंग ने मुझे ये सिखाया. मैन आई वाज टीचिंग, आई मेट लॉट ऑफ यंगस्टर्स लेस कॉन्फिडेंट. they're not confident about themselves कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते. सो दैट वाज द फेज जब मैं उनको रियलाइज़ करा रहा हूँ कि तुम क्या हो, तुम्हारी जर्नी क्या है, कौन हेल्प कर रहा है इसमें. योर पेरेंट्स केम आउट एज अ कैटलिस्ट टू इट, योर फ्रेंड्स आर कमिंग एज अ कैटलिस्ट, बट हु हैज़ टू अचीव, इट्स यू. This is a pain point with me also. When I see this generation and specifically the education system, I don't think we are making heroes anymore. No. We are making people who just have a piece of paper called a Puppets. degree, and they are just running outside to find a job who can fetch rent. बस. मुझे समझ में नहीं आता कि हम क्यों सवाल नहीं पूछते कॉलेज में. यार ध्यान से देखो ना, तो इंसान ध्यान से ना चम्मच टेढ़ी कर देता है. इतनी ताकत है दिमाग में, उसको यूज़ क्यों नहीं करते हो. आई सी अ लॉट ऑफ पीपल इन डिप्रेशन, नेगेटिव अबाउट देयर लाइफ्स, कि कुछ नहीं हुआ लाइफ में जी, अब तो गिव अप कर दिया हमने. ये क्या अप्रोच है यार. सो ये नहीं समझ में आता मुझे. एंड आई ऑलवेज टेल देम कि यार डोंट फोकस योर एनर्जी टूवर्ड्स प्रॉब्लम्स. There is a whole diaspora where you can find a solution. देखना ही नहीं उस तरफ. And on that, I have a very, very small and very interesting story. My team doesn't know. I have never shared it with them. पिछले दिनों मुझे एक फ़ोन कॉल आया. There was this guy वो जो लाइफ में एक्चुअली कुछ बना है. And he called me. He got in touch with me through one of my reels on Instagram. He called me. मैंने मैसेज किया, नंबर मांगा, मैंने दिया नंबर, मुझे लगा कुछ डिस्कशन करना होगा. एंड ही सेड सर थैंक यू सो मच. मैंने बोला कि हाँ यू वेलकम. किस लिए. वो है कि आपको याद नहीं होगा, मैं आपसे 10 साल पहले मिला था. रियल स्टोरी बता रहा हूँ. तो मैंने बोला अच्छा भाई थोड़ा बताओ मुझको. तो आई वॉज वर्किंग विद द रेडियो स्टेशन. आई वॉज हेडिंग दैट रेडियो स्टेशन एट दैट पॉइंट इन टाइम. एंड देयर वाज गिनी विद मी. गिनी आरजे गिनी. तो गिनी एक इवेंट पर गई थी और गिनी उस लड़के को वहाँ से मिलकर उससे बड़ी इम्प्रेस हुई. मिमिक्री करता था वो, तो उसको लेकर आई और उन्होंने बोला कि अभिषेक इनको देखो, ये ना कुछ कर सकते हैं. रेडियो में मिमिक्री का बहुत कल्चर होता था एक टाइम पे, और उस वक्त रेडियो का क्रेज़ भी बहुत था. तो मैंने बोला कि आई डोंट नो अबाउट रेडियो बट ही कैन बी अ गुड होस्ट. मैं मिला, ही वॉज वेरी एक्टिव, बड़ी एनर्जी थी उसमें, बट ही वॉज फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, रैदर अ गाँव, एक छोटे से गाँव से था वो. तो अभी वो पॉलिश नहीं था. तो मैंने बोला यार मुझे आई डोंट नो अबाउट आरजेइंग बट आई एम श्योर कि तुम एक बहुत ही बढ़िया एंकर हो सकते हो विद टाइम. बात ख़त्म हो गई. आई मेड हिम टॉक टू समबडी हु मेड हिम टॉक टू समबडी एल्स. मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ. यू नो
comedians like Maheep Singh, well-known comedian, follow him. And he's one of the best anchors in Uttar Pradesh. I will not name him right now because that will make him small. But I felt so good कि एक एडवाइस जो मैंने शायद अनजाने में दी या गिरी ने शायद अनजाने में दी उसको, उस एडवाइस को उसने इतना दिल से लगाया और वो जो मेन कैरेक्टर वाइब होती है ना, उसने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया उसको. और उस इम्प्लीमेंटेशन से वो 10 साल में वहाँ पर उसने बोला सर मेरी 2 कोठियाँ गुड़गांव में, मैं ये वाली गाड़ी चलाता हूँ, अभी मैं इस देश जा रहा हूँ शो करने. यहाँ के जो एसएसपी हैं उन्होंने अपने बच्चे का बर्थडे एक दिन पुश कर दिया कि मैं नहीं था अवेलेबल. सो सेल्फ बिलीफ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस कैन डू वंडर्स. मतलब अगर आप अपने बारे में अच्छा नहीं सोचते ना तो फिर आपको सोचने का हक ही नहीं है. मतलब सब बचपन से लेकर आज तक अभिषेक हमें कहानियाँ सुनाई गई हैं, हमने फिल्में देखी हैं यार, हमने मैगजीन्स पढ़ी है, हमने अखबार पढ़ा है, और हमने हर चीज़ से क्या चीज़ सीखी है उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है. आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ मिस्टर बच्चन. उनकी कहानी सुनी कि हाँ किस तरह से उनका जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद रिकवरी करने में टाइम लगा, देन ABCL जिस तरह से वो फ्लॉप हुआ, एंड देन हाउ ही केम बैक. लिविंग लेजेंड. सो आई बिलीव ना कि वो मेरा आइडल है. माई डैड ही यूज्ड टू रन अ ऑटो रिक्शा ब्रो, एंड जिस तरह से उन्होंने मुझे तालीम दी तो मुझे लगता है यार ये तो हीरो है मेरा. उन्होंने कभी बताया नहीं ऐसे. मतलब देयर वाज अ टाइम वी यूज्ड टू लिव इन अ क्वार्टर. एक रूम है उसी में किचन है. छोटा मैं था, मतलब आई वाज इनटू 4th 5th तब की बात है, बहुत छोटे थे. सो माय डैड यूज्ड टू वर्क इन अ ढाबा. फिर उन्होंने ऑटो रिक्शा लिया, हम बड़े खुश थे, ऑटो लिया खुश हो रहा हूँ. बट व्हेन आई सी द जर्नी कि कहाँ से कहाँ पहुँचे, उन्होंने मुझे क्या बना दिया यार. सो वी बिलीव इन फेरी टेल्स, वी बिलीव इन आवरसेल्व्स. तो वो लेने वाली बात है यार. आज जो तुमने बोला, वो जो इंसान है जिसने उस बात को एडवाइस को माना, उसको और भी लोगों ने ये चीज़ बोली होगी शायद. तुम एक इंसान ने होंगे और किसी और ने ही बोला होगा. उसको अपने पे तो भरोसा था ना. बिल्कुल. कोई स्टैब्लिश बंदा तुम्हारे साथ उसको बोल देगा तुम ये चीज़ ट्राई करो, तो यार अगर इसने मुझे बात बोली यानी मेरे में कुछ दम है, पकड़ लिया उस पॉइंट को. हमें जब तारीफ़ें मिलती थी तो हम उसको कैपिटलाइज कैसे करते थे. मेरे को किसी ने तारीफ़ कर दी, वाह क्या पर्सनैलिटी. नेक्स्ट टाइम ऑडिशन देने जाता था, मैं कहा पर्सनैलिटी तो मेरी बहुत कसर यार, I'll crack it. सो वो लेना हमारे ऊपर है ना. सो वो चीज़ तो बहुत, एज यू सेड, वो आज की जनरेशन में तो मुझे दिखती नहीं है. बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि आप अगर अपनी पिक्चर के हीरो नहीं बनोगे तो आपकी पिक्चर नहीं बनेगी, किसी और की बनेगी और उसमें कोई और हीरो होगा. उसमें तुम सपोर्टिंग एक्टर बन के रह जाओगे. तो अपने ऊपर भरोसा करें, जो करना चाहते हैं उसकी कोशिश करें, और जब नहीं होती तो और कोशिश करें, और जब नहीं होती तो कुछ और करें, बट करें वो जिसमें मज़ा आए और अपने हीरो बने. आई थिंक वीनस, आई हैव सीन हिम फॉर ईयर्स एंड आई हैव नॉट सीन यू एंजॉय anything more than real estate. We've enjoyed a lot. We've enjoyed a in lot. other things also that we can not say on camera. We can say we have made documentaries on some horror places. Horror places. Picked up the camera and gone for shooting for like 6 days straight. आज भूत पकड़ेंगे. कुछ नहीं हमारे हाथ लगा, ना फिल्म बनी ना भूत मिला. But really enjoyed. But क्या कहते हैं, आँखों में जो चमक मैं तुम्हारे देखता हूँ जब तुम कन्विंसिंगली एक प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हो, या दुलेरा के बारे में बात करते हो, या जेवर के बारे में बात करते हो. और वो इसलिए भी है क्योंकि तुम सच बोल रहे हो. क्योंकि द इंटायर थिंग यू हैव डन आई थिंक 10,000 times in the past 3-4 years. I must tell you that he goes to Zevar every day. Every single day he is on site. Every single day he is explaining it to somebody. The same thing. Every single day he is coming back home, and every single day he is going back to the And same every place. single day I'm learning a lot. Every single day I learn a lot. My colleagues, my client, they always end up in teaching me something. I wake up, I open my phone. वो ना गूगल का फ़ायदा ये हो जाता है कि हाँ चलो आप जिसके बारे में बात करो वो चीज़ दिख जाती है. So every day when I wake up, I find some new article on some new property. I read them thoroughly. अब वो वाली बात है ना कि अगर जिस चीज़ ने आपको लग गया कि हाँ एक चीज़ आपको सूट कर गई, वो आपको कुछ दे रही है, तो अब उस चीज़ के साथ आप नेग्लिजेंस नहीं कर सकते. That's what I've learned. मुझे नहीं उड़ना हवा में कि मेरे को सब कुछ आ गया, नहीं. Every day there is a development happening because हर दिन नई ईंटें रखी जा रही हैं. हर दिन कहीं ना कहीं सामान पहुंच रहा है, कुछ ना कुछ तो बढ़ रहा है. वी आर इन अ डेवलपिंग नेशन. एवरीथिंग देयर इज अ डेवलप. एवरी डे इज अ डेवलपमेंट.
So you need to get your basics, your knowledge right on point. So when you talk about real estate, learn, read, नो मोर एंड मोर एंड मोर. इतना रिसर्च कीजिए किसी प्रॉपर्टी पे हाथ डालने से पहले, इन्वेस्ट करने से पहले, कि आप गलत हो ही ना पाए. किसी चाचा जी के, ताऊ जी के, किसी के भी कहने पे कहीं इन्वेस्ट मत कीजिए. हम बिल्कुल इज्जत करते हैं उनकी. चलो एक तो ये बात हो गई कि भाई अपनी लाइफ का मेन कैरेक्टर बन के रहना है. मैं भी समझ गया, मैं अग्री करता हूँ इस बात से. लेकिन फिर भी ज़िंदगी में कुछ नया करो तो डर लगता है. बिल्कुल. कुछ नई जगह जाओ तो डर लगता है, या कुछ सिचुएशन में फंस जाओ तो डर लगता है. बिल्कुल. सो व्हेन वाज द टाइम जब रियल एस्टेट में आपको डर लगा, यू फेल्ट इंटिमिडेटेड? यार बड़ा मैं इसको हंसी में ले जाता हूँ यार, बिकॉज आई एम अ पर्सन हु इज़ जोग्राफिकली वेरी वीक. मुझे रास्ते याद नहीं रहते. हाँ पता है मुझे. मेरी लाइफ की आयरनी मुझे भी है, याद मैं नहीं रियल रहता एस्टेट है. में. हाँ. तो दे हैव बीन लॉट ऑफ टाइम्स. मैं एक बार एक क्लाइंट को साइट दिखाने गया, साइट पीछे रह गई. मैं गाड़ी चला जा रहा हूँ, फिर मुझे लगा साइट तो पीछे रह गई. मैंने गाड़ी वहीं रोकी. मैंने कहा सर ये देख रहे हो, यहाँ तक का डेवलपमेंट ये है, अब मैं आपको साइट पे लेके चलता हूँ. सो ऐसी चीज़ आई. उसके बाद 1-2 महीने हो गए रियल एस्टेट में. हीरो तो ही, मेरे को लगा मुझे सब कुछ आता है. सो आई कॉल्ड अप माई पुराना एक्वेंटेंस. मैं कहा सर ऐसे ऐसे चीज़ आई हैं, यू इन्वेस्ट, इट विल गिव यू लुक्रेटिव रिटर्न्स. तो उन्होंने मुझसे 2 टेक्निकल बात पूछी एंड आई फेल्ड बिग टाइम. मेरे पास कोई जवाब नहीं था. तो उन्होंने मुझे बोला कि एक काम करो, पहले अच्छे से सीख लो, फिर आ जाना हमारे पास. एंड देन फ्यू मंथ्स लेटर व्हेन रियलिटी का राज आया, उन्होंने वो एपिसोड देखा, ही कॉल्ड मी अप कि आई एम प्राउड ऑफ योर नॉलेज, यू हैव अराइव्ड. रियलिटी का राज पावर्ड बाय भोपू वाला. सो ये चीज़ें होती है यार. मतलब आप कर देते हो ऐसी गलतियाँ. मैं कभी कभी बहुत, फिर ऐसा होता है कि आपको लगता है अब ऐसा हो गया कि मुझे लगता है मेरे अंदर बहुत नॉलेज है. और इसके पीछे ऐसा नहीं है अभिषेक कि खुद सीखा है. मैं जब साइट पे जाता था, आई यूज टू ओपन माई फोन एंड गूगल अर्थ रखता था मैं अपने पास, कि आसपास के गांव सारे रटता रहूँ मैं, आसपास की जगह पता होनी चाहिए, बिकॉज आई एम वीक जोग्राफिकली. सो उसका भी अलग फन पार्ट रहा है. रास्ते भूलना, किसी को कुछ बता दिया, किसी को कुछ बता दिया. अब हंसी आती है कि पहले मैं क्या क्या बोल जाता था यार. बट देन यू लर्न आउट ऑफ इट. क्या चलो ठीक है, बट दैट्स हाउ यू ग्रो ना. दैट्स हाउ यू ग्रो. हो सकता है 10 साल बाद ये पॉडकास्ट देखकर हम लोग बोलें कि क्या बोल दिया हमने. हाँ. और क्या सुन लिया आपने. वी हैव दिस टेंडेंसी कि वी बिलीव के चलते कि वी आर ग्रोइंग, तो हम ऐसे थे, हम ऐसे हो गए. वो हमारी वो है कि हाँ हम उसको ऐसे लेके चलते हैं. मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल सही बात है. अगर आपको अपने 2 साल, 1 साल, 5 साल पुराना काम देखकर नहीं लग रहा ना कि आप गलत कर रहे थे, या आप कमज़ोर थे, या यू वर नाइव, तो आपने ग्रो नहीं किया. तो आप कहीं अटके हुए हो, आप फंस गए हो वहाँ पे. आप अटके हो, एक लूप में फंस गए हो. अगर आपको लग रहा है सालों वही से चल एक रहा है. जैसा चल रहा है तो मतलब गड़बड़ है भाई. गाड़ी रुकी हुई है. तो ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से मानता हूँ. सो आई बिलीव इन चेंजिंग माई स्टाइल, आई बिलीव इन चेंजिंग माई स्क्रिप्ट समटाइम्स, कि हाँ चलो ठीक है, किससे क्या बात करनी, कैसे नहीं करनी. आई कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग विद माई सेल्फ. So that's how you deal with intimidation. या दैट्स द वे. कि पता है अपनी क्या चीज़ें हैं, हमको क्या नहीं पता, क्या पता है, उसके अकॉर्डिंग चलते चले जाओ. And there is no harm accepting also that you can falter. यार यू आर ह्यूमन. आप ये चीज़ें करोगे तभी तो सीखोगे. अगर आपको नहीं पता, आपको लगता है हाँ मैंने तो बहुत अच्छे से कर दिया, क्लाइंट को ही समझ नहीं आया होगा, तो मैं गलत हूँ. हर इंसान अपनी सच्चाई जानता है दोस्त. सबको अपनी सच्चाई पता है. एवरीवन नोज द ट्रूथ अबाउट देमसेल्व्स कि वो क्या कर रहे हैं. इट्स जस्ट द एक्सेप्टेंस. मैं उस चीज़ को समझता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, एंड देन आई कवर इट अप, आई लर्न फ्रॉम इट, आई मूव ऑन. ये क्रिएटिव लोगों के साथ होता है ना, उनको लगता है कि हमने तो बहुत अच्छा किया, देखने वाले सामने problem वाले की हो गई. दिक्कत है. इसकी समझ नहीं आया ना. हाँ, इसको समझ नहीं आया. ये मुझे लगता है इतना क्रिएटिव नहीं है. ये इम्तियाज़ अली की बात हो रही थी. इम्तियाज़ अली ने एक बार कहा कि लोग मुझे आके बोलते हैं कि तमाशा ना लोगों को समझ नहीं आती. तो अगर लोगों को समझ नहीं आती तो मैंने बनाई क्यों. हाँ. मैंने तो इसलिए बनाई ना कि लोगों को समझ में आए. और इसको इतना क्लासिस्ट कर दिया है तमाशा को. ओ ये सीन तो नहीं देखा तो समझ नहीं आया. अच्छा मेरी भी बीमारी है, मैं भी रुक रुक के सीन दिखाता हूँ. सिनेमा का थोड़ा पैशन है हमको भी, तो रुक रुक के सीन दिखाता हूँ. तो मेरे बच्चे मुझे बोलते हैं कि आ जाएगा समझ. ठीक तो था, इतना 8 भी साल नहीं था 14 कुछ साल, खास. लेकिन मुझे बोलते हो पापा वी गेट इट, आगे समझ, आप बार बार मत बताओ. तो ये हमें थोड़ा सा, ये आपने सही बताया मुझे, इस पे मैं भी काम करूँगा कि लेट्स कीप ग्रोइंग एंड स्टॉप ओवर एक्सप्लेनिंग टू द क्लाइंट एंड टू एवरीबडी. क्लाइंट जब आ रहा है आपके पास, क्लाइंट के पास एक सेट नॉलेज का पैक्ट है. वो बिल्कुल अंधा होके नहीं आ रहा आपके पास, बहरा होके नहीं आ रहा आपके पास. उसको कुछ तो पता है जो आपके पास आ रहा है. अब आप उसकी नॉलेज को किस तरह से उसको और फीड करोगे ताकि वो भी अच्छा फील करे, हम भी अच्छा फील करें.
मैं सामने वाले को नहीं बोल सकता सर आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आप कहाँ आ गए, ये देखो ये होता है ऐसा, मैं बताऊँगा आपको। तो आप वो भी तो नहीं कर सकते, यू कांट इंसल्ट दैट क्लाइंट ऑल्सो, यू हैव टू रिस्पेक्ट द नॉलेज। मुझे चीज़ें ज़्यादा पता है इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उससे अब सुपीरियर हो गया, मैं उसको उसी तरह से बताना चाहूँगा कि उसको समझ में आ जाए। अब बहुत से लोग क्या करते हैं अभिषेक, एक रटा हुआ पैटर्न है, क्लाइंट आया उसको सब कुछ बता दिया, उसको ऐसा फील करा दिया कि आपको तो कुछ पता ही नहीं। अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, इनफ्लो आउटफ्लो नहीं है, तो वो आप चीज़ कैसे फीड करोगे। मेरे को पता है मुझे आज एक 3 BHK लेना है, मुझे पता है उसका लेआउट ऐसा आएगा वैसा आएगा, तो मैं एक बारी में नहीं बोल सकता। आई नीड टू अंडरस्टैंड वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है, वॉट ही इज सीकिंग फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट, वो एक घर में क्या दिखता है, मुझे वो तो समझना ज़रूरी है। अगर मुझे तुम्हारा टेस्ट ही नहीं पता, आप कह रहे हो मुझे कुछ येलो चीज़ चाहिए और मैं बोलूँ नहीं सर येलो तो कई ज़माने गया, लाल देखो आप। सो कभी कभी वो भी एक फैक्टर आता है। अगर येलो है तो येलो से मुझे उसको ब्राउन करते करते रेड पे लेके जाना है, ये नहीं बोला सर येलो येलो छी वो कौन देखता है, ये नहीं कर सकते आप। और काफ़ी लोग ऐसे हैं, सर आप छोड़ो मैं बता रहा हूँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, यहाँ आप कर दो। नहीं, उसको उसका एवेन्यू खोलो दिमाग का उस तरफ पहले, फिर इन्वेस्ट कराओ उससे। I think it is also about convincing the person and also about getting convinced by his idea of purchase. बिल्कुल। कि अगर आप दोनों एक पॉइंट पर आकर नहीं मिल सकते तो सेल नहीं हो रही है। नहीं होगी। अगर आप उसको ये दिखाना चाहते हो, हम भी कोशिश करते हैं क्रिएटिव फील्ड में कि हम प्रूव करें कि हमें पता है। पहले 15 मिनट तो एक कॉन्वर्जेसन के अक्सर एक क्रिएटिव आदमी के जब एक क्लाइंट से होते हैं तो वो प्रूव करता है कि उसने कितना काम किया है, उसे कितना पता है, मैं जानता हूँ। बिल्कुल। लेकिन अल्टीमेटली you have to end up convincing that guy that what he gets that you can deliver, and you don't have to overdo that. आपको जितना समझाना ज़रूरी है उतना ज़्यादा समझना भी ज़रूरी है, जो आपने कहा उसको यार सही बिल्कुल। मेरे को मैं आज एक अपने घर को इमेजिन करता हूँ कि मेरा घर कैसा होगा, तो वो मेरा टेस्ट है। आज आपका घर कैसा होगा मुझे नहीं पता, वो मैं आपसे बात करके जानूंगा कि आपका टेस्ट क्या है। डू यू लाइक गार्डन्स और नॉट, डू यू लाइक फाउंटेन्स इन द हाउस और नॉट, डू यू लाइक अ गुड फसाड इन योर हाउस और नॉट, मुझे तो नहीं पता। सो आई नीड टू अंडरस्टैंड योर टेस्ट, देन आई विल शो माई प्रोडक्ट ना। करेक्ट। Venus, what are the 3 key places to invest in Delhi NCR? Delhi NCR. I would say Jewar again, the upcoming area where the airport is coming. Second, Noida. And third, I feel the new Faridabad which is coming up. Greater Faridabad. Greater Faridabad. And why do you say Greater Faridabad? Yeah, it has a connectivity to the airport now. जो पीछे नहर पार फरीदाबाद बस रहा है वो सीधा कनेक्ट करेगा आपको एयरपोर्ट से, जो मुंबई हाईवे है। हाँ, मुंबई हाईवे। सो वो डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ है और वो एप्रिसिएशन भी काफ़ी ज़्यादा है। क्या ये बेहतर होता है कि एक डेवलपिंग जगह पे लिया जाए, जैसे कि अब जेवर डेवलपिंग से थोड़ा आगे निकल गया है, नहीं नहीं, क्योंकि जेवर में डेवलपमेंट प्रॉपर्टीज़ बहुत समय से बन रही हैं और बिक रही हैं और अप्रिसिएशन आ रहा है, आ चुका है या आएगा। रियल एस्टेट में सबसे ज़्यादा खुशी आपको क्या देता है? और मैं पैसा हटा दे रहा हूँ यहाँ से, पैसा तो है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी क्या देता है? The satisfaction you get, Abhishek, when you make people invest in something and the joy in their eyes When they exit. when they exit. मतलब मैंने बहुत से लोग देखे हैं, मैं हैव सीन इन्वेस्टर जिनके पास बल्क ऑलरेडी है, दे कीप ऑन इन्वेस्टिंग, एंड देन आई हैव सीन दैट कैटेगरी जिनका वो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट था। सो यू हैव सीन अ लॉट। जिनका फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है, दे टेक देयर ओन टाइम, इट्स देयर हार्ड एंड मनी, ऑल द क्वेश्चंस, घबराहट करने के बाद भी उनके मन में कुछ डाउट्स रहते हैं कि सही तो चल रहा है ना। बट जब आप उनको इन्वेस्ट करवाते हो, इन्वेस्ट कराने के बाद जो सुकून के दिखता है उनके आँखों में, उनके मन में, वो एक अच्छा किक है। शुरू में मैंने बोला ना कर्म है, तो उस चीज़ को बखूबी देखा है, उसको निभाता आया हूँ, तो वो चीज़ अच्छी दिखती है। When someone is buying a house, सपनों का घर है, पहला घर है, वो सेटिस्फैक्शन कि हाँ नाइस परचेज, गुड 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 वीनस गुड, अच्छा घर दिलाया आपने, हम वी आर हैप्पी। एंड देन व्हेन यू फॉलो विद योर क्लाइंट्स, आई ऑलवेज बी इन टच विद माई क्लाइंट्स ऑल्सो, चाहे वो एक बार करेगा 2 बार करेगा, आई बी इन टच विद दैम। सो वो एक फैक्टर है। व्हेन आई हियर दैम, बहुत से लोग ऐसे आते हैं, मिलते हैं, आपको ही मिलोगे जो आपसे मिलते हैं, आपके घर पे सबसे मिलवा देंगे
खुश रहते हैं वो कि हाँ वो ऐसे ये भी करना चाह रहे हैं, तो दे उनका एक वो भी होता है कि हाँ चलो ठीक है, इस बंदे को थोड़ा सा वैसे रखें ताकि इसको लगे कि हाँ हम इससे बहुत क्लोज हैं तो ये हमारा थोड़ा खास ध्यान रखेगा. बट दैट समथिंग दैट अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, हाँ सर तो पूछ लो उनसे, हाँ जी वो आपकी जो बुआ जी आई थी वो कैसी हैं. So that personal touch also gives me a kick. So yes, apart from money, the satisfaction I see in people's eyes, that's the kick. मेरे ख्याल से प्रोफेशनल रिश्ता वो बेहतर होता है जब आप एक साथ काम नहीं कर रहे हो और उसके बाद भी हाँ. आप उतनी रिस्पेक्ट से और इज्जत से मिलो. बिल्कुल. तो मेरे ख्याल से आपने प्रोफेशनली जब काम किया तो अच्छा किया. ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच वीनस. इट्स बीन अ लवली जर्नी विद यू. इट्स बीन मोर देन से 15-20 ईयर्स वी बिन टुगेदर, बट बड़े सालों बाद हम इस तरह से बैठ करके दिल की बातें की है. आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए. द बब्बू वाला शो एपिसोड नंबर 2. मैंने कोशिश की रियल एस्टेट से जुड़े हर सवाल को मैं वीनस से पूछूं और वीनस की पर्सनल लाइफ से जितना मोटिवेशन हो सके आपको दूं. क्या कहना है आपको इस पॉडकास्ट के बारे में, कमेंट सेक्शन में मुझको बताइए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस नए चैनल को. द बब्बू वाला शो आपके लिए बनाया है. किसको देखना चाहते हो एज अ गेस्ट वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. मेरा नाम अभिषेक है. थैंक यू सो मच. मेरी टीम यहाँ पर है, यशिका, लव, मनीष. थैंक यू गाइज. आशीष थैंक यू. फिर मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में. बहुत बहुत शुक्रिया.